म्हणजे त्यांच्या स्पीडनीच जाऊ आपण. भले एखादी टेस्ट कमी कव्हर झाली तरी चालेल, पण जे काही आपण घेतोय ते व्यवस्थित व्हायला पाहिजे त्यांचं. हो आणि सर एक्झाम्पल सायन्स बेस्ड घेऊया ना? हो, हो. ऑब्व्हियसली. आपण डेटा शीटमध्ये सायन्सवालेच दिले आहेत एक्झाम्पल्स. ओके, ओके, ओके. आल्या? सर तुम्ही हे मला मेल पण केलंय का या एक्सेल शीट? नाही, मी व्हॉट्सअप केला बरोबर. नाही फक्त. ठीक आहे, ठीक आहे. मी माझ्या फोनवर. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज का ये हैंड्स ऑन टाइप है ना? यस मैम, पहले ना सर आपको डेमोन्स्ट्रेशंस दे देंगे। इफ पॉसिबल आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, या तो फिर इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और सर ने असाइनमेंट के लिए जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसके लिए एक्सेल शीट अपने को प्रोवाइड की है,
5 टेस्ट के बारे में, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी ऐड किया है और मैं मूडल साइट पे भी वो डाल रही हूँ। आपको वो एक्सेल शीट को सॉल्व करके फिर इनको मेल करना है हमें एज अ असाइनमेंट। ऑलराइट, फाइन। ऐसे भी डेली नोट डाउन करते ही है। यस यस, नहीं अभी ये कैसे सॉफ्टवेयर के स्टेप्स अगर है तो आप लोग साइमल्टेनियसली नोट करिए, या तो फिर वीडियो भी फिर बाद में आप देख उसको सॉल्व कर सकते हैं। श्योर, थैंक यू। सर चालू करूया आपण. ओके मैडम. So good afternoon, friends. Today for second session we have with us Dr. Lingay sir. Day before yesterday, sir discussed about different types of test and overview of biostatistics. Today, sir will demonstrate few tests, and please note down the steps simultaneously, or then you go through the video and try to solve your assignments. Assignments file I have uploaded on Moodle site as well as on our WhatsApp group. So you go through it after our lecture and kindly submit your assignments. Sir, please start. Hello. So in our previous session, hello, ma'am, can you hear me? Yes, 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 sir. Okay, I'll proceed now. Yes, sir. So participants, day before yesterday in our previous session, we had an overview over biostatistics, and you know very well, biostatistics is apparently divided into two parts or two baskets, you can say. The first part is considered as your descriptive statistics, and the second part is considered as your inferential statistics. As you know very well, descriptive statistics helps us in describing the सर वॉइस ब्रेक होता है. वॉइस नहीं आ रही है. हेलो आशीष सर, वॉइस ब्रेक होता है. सर की आवाज नहीं आ रही. हाँ हाँ, यस मैम. हॅलो मॅडम, आवाज येतोय माझा? सर, आत्ता येतोय. बरं. तर पहिल्यापासून घ्या, स्टार्ट करा. हो. वेल, मैं बात कर रहा था कि हम लोगों ने इसके पहले के सेशन में एक ओवरव्यू लिया था बायोस्टैटिस्टिक्स का, और हम लोगों को अभी मालूम है बायोस्टैटिस्टिक्स इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. द फर्स्ट पार्ट इज कंसिडर्ड एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स आपके वेरिएबल की डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फिर से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसको हम लोग ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं, और दूसरा पार्ट समरी स्टैटिस्टिक्स. और आपको भी याद होगा कि समरी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या डेविएशन जिसको हम लोग कहते हैं, आपका मेजर्स ऑफ सिमेट्री असिमेट्री, और मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप्स, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीजें आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आती है. और उसमें हम लोगों ने देखा था कि समरी स्टैटिस्टिक्स में खास करके हम लोग मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन,
उसके साथ आपकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सैंपल का साइज, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, वैरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, स्क्यूनेस और कर्टसीज। ये जनरल फिगर्स है या जनरल मेजर्स है समरी स्टैटिस्टिक्स के, जो हम लोग कंप्यूट करते हैं और हमारे रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च थीसिस इसमें हम लोग रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रीति मैडम, आवाज येतोय का माझा? हो सर, येतोय. ठीक. और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जनरलाइजेशन की बात करते हैं कि हम लोग जनरली जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं उसके ट्रिपलेट्स, एक तो हम लोग ऑब्जर्वेशंस लेते हैं या कुछ नंबर ऑफ ट्रायल्स लेते हैं और फिर वो हम लोग एक लार्जर पॉपुलेशन पे एक्स्ट्रापोलेट या फिर जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो एक आम आदमी की भाषा में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग टिपिकली एवरेजेस, परसेंटेजेस और फ्रीक्वेंसीज कंप्यूटेशन की बात करते हैं। और आपके इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इन जनरल हम लोग बात करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। तो आज हम लोग हमने परसों जो थ्योरी डिस्कस की थी उसी के प्रैक्टिकल्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज आपको भी मालूम है कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स वैसे बहुत सारे हैं। जैसे एसपीएसएस नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, आप ग्राफिक या प्रिज्म, ग्राफिक पैड या प्रिज्म आप लोग जो यूज करते हैं, मिनी टैप है या बाकी और भी सॉफ्टवेयर्स है, आर जैसे मैंने उस दिन भी बात किया था। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है कि विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन परफॉर्म दी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस, और खास करके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और आपके इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जो टेस्ट है वो आप विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स आप प्रोसेस करते हो। और आज की डेट में मैन्युअली करना ये एक्सपेक्टेड नहीं है, और अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं सब टेस्ट तो शायद उसका पब्लिकेशन वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आप रिसर्च पेपर मैन्युअली कर रहे हो कैलकुलेशंस और वो प्रेजेंट कर रहे हो तो शायद ही वो पेपर कहीं एक्सेप्ट होगा। तो आज की डेट में कॉमन एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज करके आपका डेटा प्रोसेस करना चाहिए, और सॉफ्टवेयर आपको आउटपुट जनरेट करके देता है और वो आउटपुट आपको रिपोर्ट करने होते हैं आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में। अभी देखिए इतने सारे सॉफ्टवेयर्स है, पर मुझे लगता है कि हम सबके पास जो फ्री ऑफ कॉस्ट और इजीली जिसका एक्सेस हम लोगों को मिल जाएगा, मुझे लगता है वो है एमएस एक्सेल का पैकेज। एमएस एक्सेल में मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट हो जाती है। नॉन पैरामीट्रिक के कुछ कंस्ट्रेंट्स है आपके एमएस एक्सेल में, पर मोस्टली जो टेस्ट हम लोगों को लगती है, और खास करके आज के सेशन के लिए मैंने जो सिलेक्ट की है कुछ टेस्ट एंट्री लेवल की, वो एमएस एक्सेल में आसानी से हो जाती है। और हम सभी के पास जो लैपटॉप या फिर पीसी है उसमें बाय डिफॉल्ट आपका एमएस एक्सेल का पैकेज होता ही है। वो वर्जन 2007 हो, 10 हो, 13 हो या 16 हो, कोई भी हो, पर मैं चाहूंगा कि 2010 के ऊपर का वर्जन आप यूज करें, क्योंकि 2007 में फंक्शंस नहीं है ठीक से। स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप एक बार चेक कर लेंगे कि आपके पास एमएस एक्सेल का कौन सा वर्जन है। और मैं अभी पढ़ाते वक्त जैसे मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि 100 में से अभी भी लगभग 70 से 80% लोग 2010 के वर्जन पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास भी शायद 2010 का वर्जन होगा, या उसके ऊपर का अगर है तो ऑब्वियसली 2010 के फंक्शंस 13 और 16 में तो है ही है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एमएस एक्सेल ये जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है, इसको यूज करके कुछ स्टैटिस्टिक्स की टेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आज डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। मैंने डेटा फाइल्स ऑलरेडी जो मैं अभी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ, जो टेस्ट हम लोग करने वाले हैं उसके लिए जो डेटा शीट्स मैं यूज करने वाला हूँ, वो शीट्स मैंने ऑलरेडी प्रीति मैडम के साथ शेयर कर दी है और वो आप तक पहुंच जाएगी। आपको एक असाइनमेंट भी दिया गया है। मैंने 5 एमएस एक्सेल की शीट्स आपको शेयर की है, और ये 5 प्रकार के टेस्ट आप बोल सकते हो जो अभी हम लोग करने वाले हैं। और आपको मैं जो कर रहा हूँ वो आपको ध्यान से देखना है, समझ लेना है, और आपको ये आपकी डेटा शीट में जब ये फाइल ओपन करेंगे हम लोग उस वक्त मैं समझा दूंगा कि आपको करना क्या है वो डेटा शीट में। तो सबसे पहला काम जो आज हमको करना है कि एमएस एक्सेल का जो पैकेज आपके पास है उसमें एक एड इन फीचर होता है जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है, जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। उसका नाम है डेटा एनालिसिस टूलपैक। अगर आप अभी एमएस एक्सेल का होम पेज ओपन करेंगे तो शायद अगर आपने एक्टिवेट किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं कि जिनको ये पैकेज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो सबसे पहला काम हमारा होगा वो पैकेज को इंस्टॉल करना। उस ये एड इन इनबिल्ट फीचर है एमएस एक्सेल का, उसको हम लोग अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वो इंस्टॉलेशन की स्टेप्स जो है आप वो कॉपी में ठीक से लिख लेंगे।
और ये एक सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होने के बाद ही हम लोग स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है अगर आपके पास 2007 का वर्जन है MS एक्सेल का, तो स्टेप्स मैं शेयर कर रहा हूँ, आप ठीक से नोट कर लेंगे। पर मुझे लगता है आप सबके पास शायद 2010 का वर्जन होगा, पर शायद कोई एक ऐसा हो सकता है कि जिसके पास 2007 का वर्जन हो, तो उनके लिए मैं स्टेप्स अभी 2007 के लिए शेयर कर रहा हूँ। आप MS एक्सेल के होम पेज पे चले जाएंगे, करेक्ट। ये ब्लैंक शीट आपकी ओपन हो जाएगी। ये है आपका MS एक्सेल का होम पेज। यहाँ पे जाने के बाद ये जो आइकॉन दिख रहा है विंडोज का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, विंडोज का आइकॉन लेफ्ट अपर कॉर्नर में जो है वहां पे आप सिंगल क्लिक करते हैं तो ये मेन्यू बार जो है ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ एक्सेल ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यही में मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि ये पैकेज इंस्टॉल होना जरूरी है। ये अगर नहीं हुआ तो हम लोग स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 है आपका ये जो आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना। दूसरा जो है एक्सेल ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे। तो एक्सेल ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी एक विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें फिर से एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे एड इन्स नाम से जो फंक्शन है इस पे आपको सिंगल क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ जाएंगे, ये एनालिसिस टूल पैक, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी होता ही है, आप ये एनालिसिस टूल पैक पे सिंगल क्लिक करेंगे तो अभी ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सिंगल क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ गो दिख रहा है नीचे, मैंने स्टेप्स भी लिखी है 1 2 3, ये सीक्वेंस में आपको फॉलो करना है। एडिन्स, एनालिसिस टूल पैक और गो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो फ्लैश होगी। ये है आपकी एडिन की विंडो। ओके, इसमें जो पहला है एनालिसिस टूल पैक, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी चेकबॉक्स में क्लिक दिख रहा है। अगर आपके पीसी या लैपटॉप में ये इंस्टॉलेशन नहीं हुआ होगा तो ये ब्लैंक ही दिखेगा, जैसे ये बाकी 3 दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है और देन प्रेस ओके। यहाँ पे आप जब ओके करेंगे तो आपके लैपटॉप की रैम अगर अच्छी खासी है तो ये इंस्टॉलेशन अपने आप हो जाएगा। अगर रैम थोड़ी कम है तो एक ग्रीन कलर का ऐसा, जो हमेशा हम लोग डाउनलोडिंग में जो बार आता है ना कि वो दिखाता है कि डाउनलोडिंग कितना % हुआ है, अगर रैम कम है तो ही वो ग्रीन कलर का बार आएगा हॉरिजॉन्टल। अगर रैम अच्छा खासा है तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं। तो अभी हम लोग ओके प्रेस करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस या कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग कहते हैं वो चालू हो जाएगा और आपका पैकेज अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप जो एक्सेल शीट के होम पेज पे थे वहां पे फिर से वापस आ जाएंगे और ये मेन्यू बार जो दिख रहा है आपको, ये मेन्यू बार में डेटा नाम का जो मेन्यू बार है इस पे सिंगल क्लिक करना है और आप राइट हैंड साइड में यहाँ पे चेक करेंगे डेटा एनालिसिस लिख के आया है क्या। आप अगर ये इंस्टॉलेशन करने से पहले देखेंगे तो ये मेन्यू बार में डेटा क्लिक करने के बाद ये डेटा एनालिसिस नहीं दिखता है। जब हमने अभी ये एड इन की पूरी प्रोसेस की है उसके बाद ही ये अपने आप फ्लैश हो जाता है। यानी में अगर ये लिख के आया है तो समझ जाना आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, इसके बाद आप इस पे अगर क्लिक करते हैं डेटा एनालिसिस पे तो ये विंडो फ्लैश होगी और यहाँ पे है हमारी पूरी सारी टेस्ट। यानी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे ये सब टेस्ट है। एनोवा सिंगल फैक्टर जिसको हम लोग 1 वे एनोवा कहते हैं, ये 2 वे एनोवा के 2 फंक्शंस है, विथ रेप्लिकेशन विदाउट रेप्लिकेशन, कोरिलेशन एनालिसिस, कोवेरिएंस एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो उस दिन मैं बात कर रहा था, ये सब फंक्शंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिख जाएंगे। ये हो गया 2007 में कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ 2010 या फिर उसके बाद के जो वर्जन्स है उसमें इंस्टॉलेशन कैसे करना है। सिर्फ एक ही कमांड का फर्क है, बाकी सब प्रोसेस सेम है। ये देखिए 2010 का अगर आपके पास वर्जन होगा तो ये जो फाइल दिख रही है आपको, होम पेज पे जाएंगे एक्सेल के और वहां पे फाइल नाम से जो फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से नीचे ऑप्शंस, ये दिख रहा है आपको, यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद की प्रोसेस सेम है। ओके, ऑप्शंस के बाद ऑब्वियसली आप यहाँ जाएंगे, ये मेन्यू बार ओपन हो जाएगा, एड इन्स, फिर इस पे क्लिक करेंगे ये ब्लू हो जाएगा, फिर गो,
उसके बाद ये चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ओके, और आप देख रहे हैं डेटा में डेटा एनालिसिस आपको फ्लैश हुआ दिख जाएगा। मैं जस्ट एक बार कंफर्म कर रहा हूँ, मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है, मुझे आप जवाब दीजिए, आपको ये समझ में आ गया है? चैट बॉक्स में टाइप करिए आपको यस नो। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के मुझे जवाब यस आए हैं, नो तो इनफैक्ट एक भी। सर प्लीज गो स्लो। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं वैसे भी बहुत स्लो जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। कोई एक हमारी टेस्ट कम कवर हो गई तो भी चल जाएगा, पर ये इंस्टॉलेशन सबको समझ में आना चाहिए और सबके लैपटॉप में ये इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए, तो ही मेरा आज का लेक्चर फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो अभी तक मुझे जितने भी जवाब आए हैं वो सब यस दिख रहे हैं, तो यहाँ से आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। ऑब्वियसली अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ फंक्शंस करके देखते हैं। तो आपको भी मालूम है कि हमारे पास एनालिसिस के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और हमारे पास हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट्स होते हैं जिसका एनालिसिस करना होता है। तो मोस्टली रिसर्च पेपर अगर आप तैयार कर रहे हैं या फिर आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपका स्पॉन्सर्ड, या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं, तो उसमें पहला जो एंट्री लेवल का एनालिसिस होता है वो वेरिएबल का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करना है, जिसको हम लोग समरी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ये डेटा एनालिसिस टूल पैक यूज करके समरी स्टैटिस्टिक्स कैसे कंप्यूट करते हैं उसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन अभी ले रहा हूँ। आप थोड़ा सा जॉटिंग भी करते जाएंगे। देखिए मैंने आपको जो शीट्स दी है ये जैसी कि वैसी आपको जो भेजा है बस वही मेरे सामने है अभी, ठीक है। इसमें से शीट नंबर 1, मॅडम माझा डेस्कटॉप दिसतोय व्यवस्थित? येस सर, येस सर. आणि ठीक सर आहे, मी अपलोड केलं आहे सगळं त्यांच्यासाठी. बिल्कुल ओके. बिल्कुल। तो हम लोगों को ये जो डेटा शीट आपको ऑलरेडी शेयर हो गई है उसमें की नंबर 1 की जो शीट है यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ये शीट आप ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके। इसमें ना 2 शीट्स है, आप नीचे देखेंगे अगर, तो पहला शीट है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, गॉट इट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एंट्रीज करके रखी है, वेरिएबल हमने वेट लिया हुआ है और ये मेरे ऑब्जर्वेशंस है और ये मेरे रिस्पॉन्डेंट्स है। यहाँ पे सैंपल साइज एक बार देख लेते हैं, इसको अगर आप पूरा सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे में आपका काउंट 23 का सैंपल साइज है ये, ओके। ये 23 लोगों के वेट का हम लोगों को समरी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करना है। समरी स्टैटिस्टिक्स में मैं फिर से बता रहा हूँ, मीन, मोड, मीडियन, स्क्यूनेस, कर्टसीज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वैरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सैंपल साइज, ये सब चीजें एमएस एक्सेल हम लोगों को सिंगल क्लिक पे अभी जनरेट करके देगा, ओके। इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप अभी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। डेटा शीट आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। पहले ये वेट का मैं समरी स्टैटिस्टिक्स निकाल रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे जाऊंगा डेटा में, ओके। फिर यहाँ राइट हैंड कॉर्नर में डेटा एनालिसिस टूल पैक जो हमने अभी इंस्टॉलेशन किया था उस पर डबल क्लिक कर लेंगे। ये डेटा एनालिसिस टूल पैक ओपन हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरे फंक्शंस है। तो अभी हम लोगों को चाहिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे मैंने सिंगल क्लिक किया हुआ है और अभी मैं इसको ओके प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि हमको ये फंक्शन रन करना है। इसको मैंने सिलेक्ट किया सिंगल क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। तो ये इनपुट और आउटपुट विंडो जनरेट हो जाएगी। ये हम लोगों को इनपुट पूछ रहा है, आपको दिख रहा है ये कर्सर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, ओके। अभी ये हमको इनपुट पूछ रहा है, तो इनपुट हमारा ये है वेरिएबल का डेटा। आपने जो लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं उसकी मास्टर चार्ट में जो आपने एंट्री की है वो ये है। तो ये इनपुट में मैं ये लेबल के साथ इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। लेबल के साथ ही आपको करना है क्योंकि आउटपुट जो आएगा उसको भी तो लेबल लगेगा ना, अदरवाइज लेबल नहीं देंगे तो जितने भी वेरिएबल्स है सबका आउटपुट सेम दिखेगा, समझ में नहीं आएगा कि कौन से वेरिएबल का कौन सा आउटपुट है।
तो बेटर वे आप इनपुट में लेबल भी सिलेक्ट कर लेंगे तो लेबल के साथ ही आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अभी ग्रुप बाय ये जो दिख रहा है इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको कॉलम जैसा है वैसा ही रखेंगे। उसके बाद लेबल्स इन फर्स्ट रो हमने लिया है इनपुट के, इनपुट जब हमने दिया था इसको तो फर्स्ट रो में हमने लेबल लिया था इनपुट में, इसलिए मैं ये चेक बॉक्स को क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद ये आउटपुट रेंज पूछ रहा है, ये आउटपुट के ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, ये आउटपुट रेंज पूछ रहा है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग में आप देख रहे हैं न्यू वर्कशीट अप्लाई, ये अगर बाय डिफॉल्ट ऐसा ही रखा तो ये आउटपुट यहाँ इसके बाद जो समरी स्टैट के बाजू में ये जो शीट दिख रही है ना ब्लैंक वाली, आउटपुट वहां पे जनरेट हो जाएगा अगर बाय डिफॉल्ट सेटिंग से जाते हैं तो। पर एक जनरल कन्वेंशन ऐसा है कि जहां इनपुट है उसके ठीक बाजू में ही अगर आउटपुट ले लिया तो ज्यादा बेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट यहाँ है तो हमको आउटपुट भी इसी शीट पे चाहिए, इसलिए मैं आउटपुट रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया सिंगल, आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये कर्सर अपने आप यहाँ पे चला जाता है, ये कर्सर को बिना भूले यहाँ पे लेके आना है। ओके, आउटपुट रेंज सिलेक्ट करके कर्सर मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया है। और अभी मुझे ये पूछ रहा है कि रेंज क्या है आउटपुट की, तो यहाँ बाहर आके कोई भी एक सेल कोई भी लेने से अच्छा थोड़ा सिस्टमैटिक, आप देख रहे हैं मैंने कितना सिस्टमैटिक सजा के रखा है। तो ये हमारा वेरिएबल है, ये हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इसके ठीक बाजू में यहाँ मैं सोचता हूँ कि आउटपुट ले लूँ। ओके, वैसे कहीं पे भी ले सकते हैं आप, पर थोड़ा सिस्टमैटिकली दिखना भी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ये सेल का एड्रेस मैंने ले लिया तो इसने पकड़ लिया ऑटोमेटिकली। इसके बाद हम लोगों को समरी स्टैटिस्टिक्स के कंप्यूटेशंस करने हैं, तो मैं यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ, समरी स्टैटिस्टिक्स से तो निकालना हमको। उसके बाद कॉन्फिडेंस फॉर मीन, इस पे आप क्लिक कर देंगे क्योंकि ये हमको चाहिए। इसके बाद केथ लार्जेस्ट केथ स्मॉलेस्ट, ये क्या है मैं थोड़ी देर बाद समझा देता हूँ। अभी कॉन्फिडेंस लेवल फॉर मीन ये 95% बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है और जनरली 95% पे काम होता है, पर लाइफ साइंसेस में मैंने ये देखा है एक जनरल ऑब्जर्वेशन कि 95 या फिर 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे काम होता है। अगर आपको लगता है कि 99% पे ही आउटपुट जनरेट करना है तो ये जो 95 दिख रहा है इसकी जगह आप 99 कीबोर्ड से टाइप कर लेंगे। ओके, जैसे मैं अभी टाइप कर रहा हूँ तो ये 99 आ जाएगा, पर मुझे लगता है कि 95 पे ही हमने फिलहाल काम करना चाहिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग वही होता है, और इसको चेंज कर सकते हैं ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। केथ लार्जेस्ट और केथ स्मॉलेस्ट का मतलब है ये जो डेटा सेट है, ये समरी स्टैटिस्टिक्स में जब यहाँ पे हम लोग ओके प्रेस करेंगे तो आउटपुट जनरेट होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको कंप्यूट करके देने वाला है। अगर आपको ये देखना है कि सेकंड मिनिमम वैल्यू कौन सी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, समझ में आ रहा है। अगर आपको सेकंड मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे, पर ये वैल्यूज जनरली हम लोगों को काम में नहीं आती है इसलिए मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। पर ये फंक्शंस क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। ये आपने इनपुट पूरा दे दिया है। ओके, इसके बाद आप आउटपुट पे क्लिक कर देंगे। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे यस नो लिखिए, यहाँ तक ओके है सर। यहाँ तक का समझ में आ गया है इनपुट कैसे देते हैं? ओके, चलो वेरी गुड। ये इनपुट हमने पूरा दे दिया है, इसके बाद हम लोग ओके प्रेस कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो चुका है। आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है हम लोगों को? हमको अरिथमेटिक मीन मिल रहा है, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, कर्टसीज, स्क्यूनेस, रेंज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम टोटल, काउंट यानी सैंपल साइज 23 का सैंपल साइज है, और कॉन्फिडेंस लेवल 95%। ये क्या है मैं समझा रहा हूँ। अभी मीन क्या है ये आपको मालूम है। स्टैंडर्ड एरर हमने उस दिन बात की थी, स्टैंडर्ड एरर सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ है, यानी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज। मीडियन पोजिशनल एवरेज, मोड ये आपका मोस्ट कॉमन वैल्यू, यानी 38 एक ऐसा आइटम है इसमें कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन की उस दिन बात हुई थी हमारी। वेरिएंस भी मैंने बता दिया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर,
उसके बाद स्क्यूनेस कर्टसिस मैंने आपको बता दिया था। अभी इसका इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। आपको एक बार ये चेक कर लेना चाहिए, ये आउटपुट में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मीन के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड डेविएशन चेक कर लेंगे तो आप देख रहे हैं लगभग लगभग कितना 20-22% आ रहा है ये लगभग में। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के कंपैरिजन में लगभग 20 से 22% आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डेटा इतना ज्यादा तकड़ा नहीं लग रहा है, और उसका एक ऑब्वियस कारण ये है कि हमारा सैंपल साइज बहुत कम है। यानी में हमारा सैंपल साइज जब बढ़ाएंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो जाता है। पर बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है। मैं उस दिन भी बात कर रहा था, आपको एक एग्जांपल याद होगा कि एक लेडी मेरे पास आई थी और उसने मुझे कहा था कि सर एक बार आउटपुट देख लो, तो मैंने उसको बोला भी था। तो उस वक्त जनरली क्या होता है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ये मीन से कम ही रहता है, पर वो लेडी का स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से ज्यादा आ गया था। तो ऐसा जनरली नहीं होता है अनलेस यू नो कुक योर डेटा आर्टिफिशियली। वेल, ये दो फिगर्स आपको काम के हैं, और आपके इवेल्युएटर्स जो होते हैं या जर्नल के जो एडिटर्स होते हैं, पीयर होते हैं, उनके काम के ये फिगर्स है। स्टैंडर्ड एरर और एक इंपॉर्टेंट मेजर है जो बताता है कि आपका मीन कितना रिप्रेजेंटेटिव है। आपका डेटा नॉर्मल है या नहीं है, उसके लिए स्क्यूनेस और कर्टसीज देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि स्क्यूनेस और कर्टसीज ये -0.5 टू +0.5 के बीच में आने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सैंपल साइज थोड़ा कम है, उसकी वजह से आउटपुट ऐसा आ रहा है। अभी बात करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल की। ये जो आ रहा है 4.33, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो मीन हमने निकाला हुआ है, ये मीन जो है, ये मीन है ये 23 ऑब्जर्वेशंस का, करेक्ट। हम लोगों को ये जो कोई भी टारगेट पॉपुलेशन है उसका मीन क्या होगा ये बताना होता है। तो ये तो हो गया सैंपल का मीन। ये सैंपल का मीन यूज करके हम लोगों को ये बताना होता है कि आपका पॉपुलेशन का मीन कहाँ पे है। इसको कहते हैं CI। मैं पूरा टाइप कर रहा हूँ, आप नोट भी कर लेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसमें ना दो वैल्यूज आती है, एक है लोअर क्रिट और दूसरी वैल्यू होती है अपर क्रिट। ये क्या है मैं समझा रहा हूं। लोअर क्रिट का मतलब है आपका इज इक्वल टू कर देंगे आप, इज इक्वल टू मीन माइनस आपका कॉन्फिडेंस, ये वाला अभी जो निकाला था हमने, मीन माइनस कॉन्फिडेंस, एंटर कर देंगे। और अपर का मतलब है मीन प्लस कॉन्फिडेंस। अभी ये क्या है समझा रहा हूं मैं आपको। ये समझ में आ गया है कि लोअर और अपर लिमिट्स हमने कैसे कैलकुलेट की है। मैं चैट बॉक्स ओपन रख रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने लोअर और अपर क्रिट कंप्यूट किए हैं मीन और कॉन्फिडेंस यूज करके। अभी इसका मतलब क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है, ये सैंपल का मीन इतना है, तो पॉपुलेशन का मीन ये दो वैल्यू के बीच में कहीं तो भी आएगा। समझ में आ रहा है? सैंपल का मीन इतना है, पर पॉपुलेशन का मीन ये दो वैल्यू के बीच में कहीं पे तो भी है। अभी बात करते हैं ये 95% यानी क्या। ये जो 95% कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग हमेशा लेते हैं ना, और वहां पे इनपुट भी सॉफ्टवेयर मांग रहा था हमको। ये 95 का मतलब ये है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये है कि ये जो रिसर्च स्टडी है वेट को लेके, ये अगर मैं 100 बार रिपीट करता हूँ, ये वेट का स्टडी जो है टारगेट रेस्पोंडेंट पे, ये स्टडी अगर मैं 100 बार रिपीट करता हूँ तो 95 टाइम्स मेरा मीन जो है, सैंपल का मीन, वो ये दो वैल्यू के बीच में आएगा। सिर्फ 5 बार ऐसा होगा कि वो मीन एक तो 43.61 से उस तरफ जाएगा, या फिर 52.29 से इस तरफ आएगा। क्लियर है यहाँ तक? चैट बॉक्स ओपन कर दिया है मैंने। यस नो लिखिए फट से। यहाँ तक क्लियर है क्या? आशीष सर का जवाब आया है? मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स के लिए। ओके, ग्रेट। ठीक है, यहाँ पे
ठीक है, ये जो आउटपुट आया है, आप जब रिसर्च पेपर या थीसिस में इसको रिपोर्ट करना चाहेंगे तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कॉपी करेंगे और आपका जो वर्ड डॉक है उसमें आप पेस्ट कर देंगे। ओके, अभी आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये टोटल 14 समरी स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स एमएस एक्सेल का ये पैकेज हमको कंप्यूट करके दे। हो सकता है ये छोड़ के अगर आपको कुछ और कंप्यूटेशंस करने, क्योंकि यहाँ पे इसने अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और इफ सपोज हम लोगों को ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी रिपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे, गेटिंग मी? और मैंने आपको याद होगा उस दिन मैंने ये एक बताया भी था आपको कि हम लोग रिपोर्ट करते वक्त तीनों मीन रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसने सॉफ्टवेयर ने तो सिर्फ अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करके दिया है, तो हम लोग इसी डेटा का अभी ज्योमेट्रिक मीन कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये टेबल बना के रखा है, टाइपिंग वर्क भी करके रखा है। आप सिंपली ज्योमेट्रिक मीन के सामने की जो सेल है यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे जीओ। तो ये जियो मीन का फंक्शन फ्लैश होता है, आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अभी बिना लेबल लिए, लेबल छोड़ के आप जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसकी एंट्री कर देंगे। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन प्रेस एंटर। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा कंप्यूट हो चुका है। हार्मोनिक मीन देखते हैं एक बार, इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला है HRMEAN, HARMEAN। यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और फिर से आप जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है डेटा सीरीज की वो, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करके दिया है इसने, एवरेज डेविएशन नहीं है, जिसको हम लोग मीन डेविएशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज डेविएशन भी कंप्यूट कर सकते हैं। इज इक्वल टू AVEDEV नाम से फंक्शन है आपकी स्क्रीन पे, AVEDEV। इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और फिर से डेटा सीरीज हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट प्रेस एंटर। अभी एक बार चेक कर लेंगे, आपको शायद याद होगा कि परसों का जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से कम आता है और हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कम आता है, क्योंकि हार्मोनिक मीन आउटलायर जो है उसका ट्रीटमेंट करके रिवाइज मीन देता है। आप देख सकते हैं ये अरिथमेटिक मीन 47 है, ज्योमेट्रिक मीन 46 है और हार्मोनिक मीन जो है ये और कम आता है 45। तो एक्चुअल जो मीन है इसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मीन ये हार्मोनिक मीन है, क्योंकि इसने आउटलायर्स जो है हमारी डेटा सीरीज की ये 64 आउटलायर कंसीडर किया जा सकता है। मैक्सिमम वैल्यू है 64। ये एक आउटलायर हो सकता है और मुझे लगता है 23 यहाँ पे होगा, सॉरी 31। हाँ, ये दोनों आउटलायर को रिमूव करके उसने एक फ्रेश मीन हम लोगों को दिया, यानी हार्मोनिक मीन जो है वो आउटलायर का इफेक्ट नलीफाई करके मीन देता है। सो दिस इज ऑल्सो वी आर सपोज टू रिपोर्ट। जब भी रिसर्च पेपर लिखेंगे तो इसमें आप इसके साथ नीचे ये जोड़ सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको 5 नंबर समरी भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। 5 नंबर समरी में मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, ये 5 फिगर्स आते हैं। ये कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम इसने तो ऑलरेडी करके दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम ऑलरेडी इसने कंप्यूट करके दिया है, तो वो छोड़ देते हैं। Q1 जिसको क्वार्टाइल 1 कहते हैं, यहाँ पे आप इज इक्वल टू टाइप करेंगे और क्वार्टाइल का ये जो नीचे का फंक्शन है इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद डेटा एरे और उसके बाद फिर कॉमा, मेरी 1 नंबर की जो की है कीबोर्ड पे वो काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे फिर क्वार्टाइल 1 चाहिए, इसलिए हम लोग 1 टाइप कर देंगे यहाँ पे। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। ये जो दिख रहा है फर्स्ट क्वार्टाइल, यहाँ से भी आप ले सकते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल एंड देन क्वार्टाइल 1 आ जाएगा। उसी तरीके से क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 आप कंप्यूट कर लेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू क्वार्टाइल एरे इज दिस वन, ये आपका डेटा एरे है, कॉमा यहाँ पे मैं सेकंड ले रहा हूँ
देन प्रेसेंटर। उसी तरीके से आप क्वार्टाइल 3 निकाल सकते हैं। क्वार्टाइल एरे है आपका ये, कॉमा, और ये थर्ड क्वार्टाइल प्रेसेंटर। तो ये तीनों क्वार्टाइल्स मिनिमम के लिए आप एन फंक्शन है जो इसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है, और फिर भी यहाँ से भी आप ले सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम, और यहाँ पे मैक्स फंक्शन। डेटा अरे प्रेसेंटर। सो ये हो गया हमारा पूरा समरी स्टैटिस्टिक्स। बट यहाँ तक क्लियर है? अभी हम लोग दूसरे टेस्ट में जा सकते हैं। सर Yes, no, क्वार्टाइलचा फट से अर्थ जवाब काय दे। होतो? क्वार्टाइल 1 2 3? ठीक आहे, हे मेडिकल सायन्समध्ये एवढं वापरत नाही, पण मी सांगून देतो. ओके. क्वार्टाइल का मैं मतलब समझा देता हूँ आपको। क्वार्टाइल ये आपने परसेंटाइल सुना होगा कि 25th परसेंटाइल जो है वो क्वार्टाइल 1 होता है। क्वार्टाइल 2 यानी 50th परसेंटाइल, और आपका क्वार्टाइल 3 यानी 75th परसेंटाइल होता है वो। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इफ सपोज इंडियन गवर्नमेंट के पास कुछ फंडिंग उनको करना है कि जो इंडिया में सबसे पुअर लोग हैं उनको कुछ, अभी ये कोविड की वजह से जिनके जॉब गए और इनको फाइनेंशियल क्रंचेस है, और गवर्नमेंट चाहती है कि जो सबसे गरीब लोग हैं उनको हम लोग फंडिंग करेंगे। ओके, तो अभी 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसमें से पता कैसे चलेगा कि सबसे गरीब कौन? तो ऑब्वियसली आपके पास अगर ये डेटा है कि हर फैमिली का मंथली इनकम कितना है, तो ऑब्वियसली क्वार्टाइल 1 का ये जो फिगर है ये बताएगा क्वार्टाइल 1 कि इसके नीचे के, यानी यहाँ पे क्वार्टाइल 1 यानी 39 से ऊपर, 31 से 39 के बीच में जो लोग हैं वो सबसे गरीब लोग। रेडी में? तो दिस इज क्वार्टाइल 1। ये जो है ये मिडल पोजीशन, ये मीडियन होता है एक्चुअली, और इसको 50th परसेंटाइल करते हैं हम लोग, और ये 75th परसेंटाइल। गॉट इट? ओके, Yes. ओके है। अभी नेक्स्ट टेस्ट में जाएंगे हम लोग। यस नो बोलिए फट से। यहाँ तक ओके है सब? क्विक। मैं नेक्स्ट टेस्ट में जाऊँ क्या? Yes, sir. ओके, वेल। अभी यही डेटा एनालिसिस टूल पैक, मैं इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ ये स्क्रीन को। तर त्यांना पण मैं हे फाइंड आउट करायचं आहे ना फर्स्ट शीट मध्ये? हाँ, आता करेक्ट मी आता जेवढं करून दाखवलं हाँ ते यस, त्यांना उनको एक करायचं बार आहे. बता दीजिए कि उनको क्या करना है, जितनी चीजें आपने बताई. ठीक है, अभी हमने ये शीट पे काम किया है। इसमें आपको असाइनमेंट के फॉर्म में आपको क्या करना है वो मैं समझा देता हूँ। मैंने आपको ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। इसका ब्लैंक फॉर्मेट मैंने आपको दिया था। ये पांचों वैल्यूज आपको जनरेट करनी है। आपको ये 3 वैल्यूज जनरेट करनी है। ये तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ही जनरेट करके दे रहा है, और ये जो पार्ट है ये आपको जनरेट करना है। ओके, असाइनमेंट के फॉर्म में। ठीक है प्रीति मैडम? यस यस सर. ओके, अभी हम लोग फॉर द टाइम बिंग मैं सेकंड पार्ट जो है वो थर्ड समझाने के बाद समझा देता हूँ आपको। पहले हम लोग ये पार्ट देख लेते हैं बायोवेरिएट का, क्योंकि ये जल्द टेस्ट। ओके, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि ये प्रोसेस जो है बड़ी आसान है। हम लोग अभी जो कर रहे हैं ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट है। शीट नंबर 1 में हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट किया था। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पार्ट। मैंने आपको परसों के सेशन में ये बताया था कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की 4 बास्केट्स होती है। पहली बास्केट जो है वो यूनिवेरिएट की होती है। दूसरी जो बास्केट होती है वो बायवेरिएट। तीसरा जो होता है आपका मल्टीवेरिएट, और चौथी जो बास्केट है वो है नॉन पैरामेट्रिक। तो सबसे एंट्री लेवल की जो टेस्ट आती है वो होती है यूनिवेरिएट टेस्ट। ओके, जो एक्सेल में डायरेक्टली नहीं होती है, हमको स्टेप बाय स्टेप करना होता है वो, पर मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको इसी सेशन में। यूनिवेरिएट का मतलब है सिंगल वेरिएबल अगर आपके हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट में है तो हम लोग वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, जेड टेस्ट और टी टेस्ट। तो वो मैं आपको पहले बायवेरिएट की करके दिखा रहा हूँ और फिर उसके बाद यूनिवेरिएट की।
तो बायवेरिएट यानी क्या, पहले एक 5 मिनट थ्योरी समझ लेते हैं और फिर टेस्टिंग करेंगे। आपको अगर जॉटिंग्स लेनी है तो आप ले सकते हैं, मैं जस्ट एक 5 मिनट थ्योरी बता रहा हूँ इसकी, बायवेरिएट यानी क्या और इसमें कौन सी टेस्ट आती है। प्रीति मैडम स्क्रीन दिखता है मुझे? यस सर। ओके। बायवेरिएट एनालिसिस यानी क्या वो देख रहे हैं और इसमें कौन सी टेस्ट आती है। देखिए, बाय का मतलब होता है टू और वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल्स। जब आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते वक्त आपके नल हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट में दो वेरिएबल्स मेंशन करते हैं, उस वक्त उस टेस्ट को हम लोग बायवेरिएट टेस्ट कहते हैं। बायवेरिएट एनालिसिस करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस है। आपके पास वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 या फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2। इफ सपोज आपको मेल और फीमेल इनका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है तो हीमोग्लोबिन इज वेरिएबल और हमारे पास दो ग्रुप है, एक मेल का ग्रुप और दूसरा है फीमेल का ग्रुप, और यहाँ पे हम लोग हीमोग्लोबिन की लेवल कंपेयर कर रहे हैं। तो एक्चुअली बायवेरिएट में सबसे पहला जो पार्ट आता है एनालिसिस में उसको हम लोग कहते हैं कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के लिए हम लोग करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। और इसमें बायवेरिएट में कंपेयर दो ग्रुप का कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास दो प्रकार की टेस्ट होती है, एक मीन बेस्ड टेस्ट और दूसरी है परसेंटेज बेस्ड टेस्ट। परसेंटेज वाली जितनी भी टेस्ट है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में मिसिंग है और वो एक्सेल में भी कर सकते हैं पर वो स्टेप बाय स्टेप करनी होती है। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलरली की जाती है वो है दो ग्रुप के मीन का कंपैरिजन करना। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल जो बात कर रहा था कि हमारे पास 100 बॉयज, इफ सपोज ये 21 साल से 25 साल के बीच में के 100 बॉयज है, उनका हमने हीमोग्लोबिन लेवल लिया है लेबोरेटरी से जो टेस्ट आती है वो करके, और हमारे पास उनके पूरे 100 बॉयज के फिगर्स है हीमोग्लोबिन के, तो उसका एक एवरेज निकल जाएगा। सिमिलरली हमारे पास फीमेल्स है, यानी 21 से 25 की फीमेल्स है, 100 फीमेल्स है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल हमने चेक किया और हमारे पास 100 फीमेल्स की डेटा सीरीज आ गई। तो हमारे पास दो मीन आ जाएंगे, एक है आपके बॉयज का मीन हीमोग्लोबिन का और दूसरा है आपके गर्ल्स का हीमोग्लोबिन का लेवल। अभी आपको ये चेक करना है कि क्या बॉयज और गर्ल्स दोनों का हीमोग्लोबिन लेवल सेम होता है, वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ये अगर आपको करना है तो हम लोग बायवेरिएट एनालिसिस करते हैं इसमें, और कंपैरिजन ऑफ मीन ऑफ टू ग्रुप्स जिसको कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग टी टेस्ट करते हैं जो अभी मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ तक ओके है मेरे ख्याल से कि बायवेरिएट में सबसे पहला पार्ट हम लोग कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं और कंपैरिजन दो ग्रुप का होता है क्योंकि ये बायवेरिएट की बात हो रही है। ओके, सो दो ग्रुप का मीन कंपेयर कर सकते हैं, दो ग्रुप का आप परसेंटेज कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ना दो टेस्ट आती है, एक है आपकी क्रिटिकल रेशो टेस्ट जिसको जेड टेस्ट कहते हैं, बट जेड टेस्ट जनरली की नहीं जाती है। टी टेस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसका कारण भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अगर हमारा डेटा एनालिसिस टूल पैक देखेंगे तो इसमें सबसे आखिरी में आपको जेड टेस्ट दिख जाएगी, और वो जेड टेस्ट जो वहां पे दी हुई है मैं दिखा भी देता हूँ आपको। हमारा डेटा एनालिसिस, यहाँ पे आप देखेंगे ये जेड टेस्ट टू सैंपल फॉर मीन्स। ओके, मैं इसको अगर ओके करता हूँ तो ये इनपुट मांगता है। ये टेस्ट जनरली की नहीं जाती है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको वरायंस कहते हैं, वो मांगता है, और ये फिगर हमारे पास नहीं होती। ग्रुप 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन, ग्रुप 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कहते हैं, ये फिगर्स हमारे पास जनरली नहीं होती है। ओके, इसलिए हम लोग ये टेस्ट नहीं करते हैं, और इसका एक बेटर सब्स्टिट्यूट है टी टेस्ट। यहाँ पे आपको दिख रही है ये तीन टेस्ट जो है ये बायवेरिएट की टेस्ट है, टी टेस्ट, पेयर टू टेस्ट, टी टेस्ट टू सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वरायंसेस, टी टेस्ट टू सैंपल एज्यूमिंग अनइक्वल वरायंसेस, और ये तीनों टेस्ट मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। और अभी थ्योरी में ये बता रहा हूँ कि हम लोग बायवेरिएट की बात कर रहे हैं, और बाय का मतलब है दो वेरिएबल का एक तो हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपेयर क्या करेंगे, दो ग्रुप के मीन या फिर दो ग्रुप के परसेंटेज। दो ग्रुप के परसेंटेज अगर आपको कंपेयर करने हैं तो उसमें भी दो टेस्ट आती है, जेड टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू प्रपोर्शंस
और टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग प्रोपोर्शंस ऑफ टू ग्रुप्स। ये दो टेस्ट आती है, पर जो एक्सेल में नहीं है और बाकी भी सॉफ्टवेयर्स में इतने आसानी से ये दिखती नहीं है, क्योंकि ये कम यूज की जाती है, स्टेप प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। सो पार्ट ऑफ पार्ट, आज मेरे पास तो 1.5 घंटा ही है ना, तो मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो मैंने सोचा है कि जो सबसे ज्यादा काम की है, ज्यादा पॉपुलर है और आप एक्चुअली यूज भी करते हो लाइफ साइंसेस में, तो मैं सोच रहा हूँ कि वही टेस्ट हम लोग आज जितनी ज्यादा हो सके वो कवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, बाइवेरिएट में एक हिस्सा आता है जिसको हम लोग रिलेशनशिप, एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप है, कि इफ सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है और वो हाइट बढ़ाने के लिए कोई एक टॉनिक बनाती है, तो वो उसका कंजम्पशन और हाइट इसमें कोई आपका कनेक्शन है क्या, ये अगर चेक करना है तो हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। बाइवेरिएट में हम लोग बात करते हैं प्रेडिक्शन की, कि आप अगर एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर आप मैनिपुलेट करते हो या उसमें चेंजेस करते हो, तो एक्स आपके वाई में यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है, जिसको हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। तो ये जो पार्ट है रिलेशनशिप का, कोरिलेशन का, इसको सिंपल कोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दो ही वेरिएबल्स है। और ये जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन मॉडल शायद आपको मालूम होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे भी दो ही वेरिएबल है, इसलिए इसको सिंपल रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। और एक टेस्ट है बाइवेरिएट में जिसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशन की टेस्ट, जिसमें मेजर्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात होती है और इसमें हम लोग काई स्क्वायर करते हैं। तो ये टिपिकल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और ये जो है ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, ऊपर के तीन। तो आज टाइम मिला तो हम लोग ये भी टेस्ट करके देखने वाले हैं। सो बाइवेरिएट में टिपिकली ये चीजें आती है। तो अभी हम लोग जो आपको दिखाया था मैंने अभी यहाँ पे, ये 3 टेस्ट एक एक करके कर रहे हैं। ये टी टेस्ट, पेयर टू टेस्ट, टी टेस्ट, टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस एंड अनइक्वल वेरिएंसेस। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कोई भी टेस्ट करने के लिए उसका नल हाइपोथेसिस बनाना। तो अभी हम लोग ये वाली, ये जो 2 टेस्ट दिख रही है ना आपको, टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस, टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंसेस, ये दोनों टेस्ट एक साथ ही कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं समझा देता हूँ। पर आप थोड़ा सा जॉटिंग ले लेंगे, जैसे कोई भी हाइपोथेसिस की टेस्ट आप कर रहे हैं तो उसमें स्टेप नंबर 1 ये होता है कि आप उसका नल हाइपोथेसिस बना देंगे। तो हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं अभी, जो आपकी स्क्रीन पे नाम दिख रहा है, टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस, एज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंसेस। ये क्या है जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये पर्टिकुलर टेस्ट में हम लोगों के पास 2 ग्रुप्स है, मेल फीमेल हो, मैरिड अनमैरिड हो, प्रेग्नेंट नॉट प्रेग्नेंट, ऐसे अगर आपके पास 2 ग्रुप्स है और दोनों ग्रुप का डेटा आपके पास नंबर्स में है, टेम्परेचर हो सकता है, वो हीमोग्लोबिन लेवल हो सकता है, या ब्लड प्रेशर हो सकता है, या फिर आप सैचुरेशन लेवल ले सकते हो। तो जो भी आपके पास फिगर्स है, 2 ग्रुप्स है और दोनों के नंबर में डेटा है, तो हम लोग वो दोनों ग्रुप का मीन कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक प्रीमाइस जो है, वी आर कंपेयरिंग मीन ऑफ ग्रुप 1 विथ मीन ऑफ ग्रुप 2, एंड वी आर basically examining whether there is any significant difference between the mean of group 1 and mean of group 2. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये जो टेस्ट है उसका नल का फॉर्मेट ये है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ ग्रुप 1 एंड मीन ऑफ ग्रुप 2। और आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नाम होते हैं, ये तो जनरल फॉर्मेट दे रहा हूं मैं आपको। जैसे आप मेल और फीमेल का स्टडी कर रहे हो और इफ सपोज वेरिएबल है हाइट, तो हम लोग बोलेंगे देयर इज नो डिफरेंस या देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ मेल्स एंड हाइट ऑफ फीमेल्स। ये हमारा नल हाइपोथेसिस का फॉर्मेट हो जाएगा। पर एक जनरल फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया है, आपके ग्रुप के नाम वहां पे आप डाल दीजिए, और वेरिएबल जो अंडर एग्जामिनेशन है उसका नाम आप ये फॉर्मेट में बिठा देंगे। नल ये अंडर टेस्टिंग रहता है, सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग करेगा वो ये नल के स्टेटमेंट को टेस्ट करेगा, और इसका ऑल्टरनेट में सिर्फ ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में नो निकल जाता है, बाकी पूरा का पूरा स्टेटमेंट जैसे कि वैसा। आप यहाँ पे बोल रहे हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, आप यहाँ पे बोल रहे हैं देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। यहाँ तक अगर ओके है तो मैं आगे जाता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत सारे लोगों को आज भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में प्रॉब्लम है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हाइपोथेसिस हमको फॉर्मुलेट नहीं करने होते हैं। जो कोई भी टेस्ट है उस हर टेस्ट का अपना नल हाइपोथेसिस का एक फॉर्मेट है। जैसे हम लोग टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स की बात कर रहे हैं, तो उसका नल का फॉर्मेट मैंने दे दिया है। आपको एनोवा करना है तो आपको नहीं सोचना है कि मैं नल क्या बनाऊं,
वो ऑलरेडी बना बनाया है। आपको सिर्फ एज ए रिसर्च स्कॉलर करना क्या होता है, वहां पे आपके ग्रुप के नाम और आपके वेरिएबल के नाम ही वहां पे लिखने होते हैं। बाकी फॉर्मेट वो पहले ही प्री डिसाइडेड रहता है। ओके, सो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ये भी एक स्किल मैं मानता हूँ, और ये चीज तब हो पाएगी आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट अच्छे से, क्वालिटी हाइपोथेसिस तभी फॉर्मुलेट कर पाओगे जब आप पूरी की पूरी टेस्ट सीख जाओगे। यानी में जैसे टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू मीन सीख रहे हैं तो आपको नल हाइपोथेसिस पता चल गया। इसके बाद अगर आपको ये टेस्ट करनी है तो यू नीड टू थिंक कि मैं नल हाइपोथेसिस क्या बनाऊं, बिकॉज द फॉर्मेट इज प्री डिसाइडेड। सो नल और ऑल्टरनेट फॉर्मुलेट करना ये स्टेप नंबर 1 होता है। तो अभी हम लोग डेटा शीट तैयार है हमारी, उसमें जाएंगे। ये है मेरी टी टेस्ट। ये पहला शीट मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 0 से शुरू करता हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। ये आपके असाइनमेंट का फोल्डर जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसमें हम लोग डेटा शीट नंबर 3 बाय वेरिएट पे है। आपकी ये पहली जो टेस्ट है टी टेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स। यहाँ पे वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 आपका जो भी वेरिएबल है दो ग्रुप का, या ग्रुप 1 ग्रुप 2 उसका वेरिएबल, हाइट ऑफ बॉयज हाइट ऑफ गर्ल्स, ऐसे आप इसका लेबलिंग कर सकते हो। इट इज अप टू टोटली यूर डिस्क्रिप्शन। और आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है जो आपने लैब में लिए हुए हैं, ये आपने यहाँ पे जॉटिंग्स ले ली है। मेरे पास ये हाइपोथेटिकल डेटा है, ये मैंने फीड कर दिया है। थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लेना है आपको ये टेस्ट में कि दोनों ग्रुप के सैंपल साइजेज जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सैंपल साइज इसका सैंपल साइज मैंने लिया है 16 और इसका लिया है 17। ओके, तो सैंपल साइज अनइक्वल रहे तो ये जो टेस्ट है ये बेटर काम करती है, बेटर रिजल्ट्स देती है। तो ये एक मेरी तरफ से टिप। उसके बाद आपको जैसे मालूम है कि डेटा एनालिसिस टूल पैक में हमारे पास 2 टेस्ट है। ये मैंने ओपन किया है, टी टेस्ट 2 सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस एंड 2 सैंपल अज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंसेस। अभी आपके पास तो ये डेटा सेट है ना, आपको ये डिसाइड करना है कि ये दो में से मैं कौन सी करूं, क्योंकि 2 ग्रुप है, मीन भी निकल जाएंगे। सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं इसका। ये एवरेज मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा है। यहाँ पे आप इज इक्वल टू एवरेज ऐसा टाइप करेंगे। ये एवरेज नाम का जो फंक्शन दिख रहा है इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद लेबल आपको लेना है, लेबल मत लीजिए यहाँ पे, वो सिर्फ इनपुट विंडो में देते हैं। लेबल छोड़ के आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज की एंट्री कर देंगे, और उसी तरीके से आप दूसरे ग्रुप का भी एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए मैंने एवरेज कंप्यूट कर दिया है। ओके, अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि ये टेस्ट कर रहे हैं या एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग। आपको दिख रहा है हम लोग ये दोनों ग्रुप के मीन को कंपेयर कर रहे हैं। अभी आंखों से ही तो दिख रहा है कि ये जो वेरिएबल 1 है या ग्रुप 1 है, इसका मीन 43 दिख रहा है और इसका 33 दिख रहा है। तो आंखों से ही तो दिख रहा है कि 10 का डिफरेंस है। ये देखिए, ये जो है हमारे पास डेटा सैंपल का डेटा है, 16 और 17 का सैंपल, और पॉपुलेशन में तो लाख लोग करोड़ लोग होते हैं ना, उसके बारे में कमेंट करना होता है। उसके लिए हम लोगों को ये चेक करना होता है कि ये जो 10 का डिफरेंस आ रहा है, क्या ये सिर्फ चांस की वजह से आ रहा है, या फिर आपने जो एरर की हुई है उसकी वजह से आ रहा है, या सही में वहां पे एक्चुअल डिफरेंस है दोनों ग्रुप के मीन में। ये चेक करने की प्रोसेस को ही हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अभी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वी आर जस्ट एग्जामिनिंग वेदर difference between mean of group 1 and mean of group 2 is really significant. Got it? अभी हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि इसको टेस्ट कौन सी लगानी है, विथ इक्वल वेरिएंसेस लगानी है या विथ अनइक्वल वेरिएंस लगानी है। तो ये जानने के लिए हम लोगों को करनी होती है एफ टेस्ट। आपको दिख रहा है ये एफ टेस्ट। गॉट इट? ये नीचे में शीट है आपकी एफ टेस्ट, इसको ओपन कर देंगे आप। ये एफ टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमको डायरेक्शन मिलेगा कि टेस्ट कौन सी करनी है। एफ टेस्ट ये बताती है, एफ टेस्ट का नल हाइपोथेसिस मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं। एफ टेस्ट का नल बोलता है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरिएंसेस ऑफ बोथ द ग्रुप्स।
समझ में आ रहा है? एफ टेस्ट क्या चेक करता है, दोनों ग्रुप का वरायंस इक्वल है या अनइक्वल है। रीडिंग में अभी यहाँ पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप के वरायंसेस इक्वल है या अनइक्वल है। वहां से हमको डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। एक बार इसको एडमिनिस्टर कर लेते हैं। हम लोग जा रहे हैं डेटा में, डेटा एनालिसिस, और यहाँ पे हम लोग एफ टेस्ट में जाएंगे। देखिए आपको एफ टेस्ट, यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ। वेरिएबल वन की रेंज मैं दे रहा हूँ, ये वेरिएबल 2 की रेंज में फीड कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड लेबल्स मैंने नहीं लिए हैं। आउटपुट रेंज में यहाँ पे आउटपुट ले रहा हूँ एंड देन प्रेस ओके। ओके, अभी आप चेक करेंगे ये जो वरायंस है, ये वरायंस आप चेक करेंगे। पहले वेरिएबल का वरायंस 286 आ रहा है, दूसरे का 233। आंखों से दिख रहा है कि लगभग ये 47 का कुछ डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो ये वरायंस सही में सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमारे पास ये वैल्यूज है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वैल्यूज से पता चलता है कि ये नल एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। अभी ये वैल्यू का इंटरप्रिटेशन क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको। आप थोड़ा सा जॉटिंग भी ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। नल एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है उसके तीन ओके, आप थोड़ा नोट कर लेंगे। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है उसकी 3 मेथड्स होती है, और आज की डेट में पहली जो मेथड है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है और यूज भी नहीं होती है। जो 2 मेथड्स यूज करते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट, आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ है वो जानने के लिए, उसके पहले मेथड का नाम है टेस्ट स्टैटिस्टिक मेथड। ओके, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मेथड का डिसीजन रूल आप अच्छी जगह कहीं पे लिख के रख दीजिए। ये क्या है मैं वो आउटपुट की शीट पे जब जाएंगे ना तब ये समझाता हूँ मैं आपको। फॉर द टाइमिंग आप जैसे नोट कर लेंगे, आप चेक करेंगे कि आपकी टेस्ट का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये लेस देन क्रिटिकल वैल्यू अगर है तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिटिकल वैल्यू से अगर बड़ा है तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। अभी ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है और क्रिटिकल वैल्यू क्या है ये फंदे में मत जाइए। ये वैल्यूज क्योंकि हम लोगों को सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देता है, और अभी जो हमने एफ टेस्ट का आउटपुट जनरेट किया हुआ है उसमें ये वैल्यूज है। घड़ी में हमको सिर्फ देखना है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक क्रिटिकल वैल्यू से कम है कि ज्यादा है, उसके ऊपर से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि नल एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। ये हो गया पहला क्राइटेरिया, नल और नल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है पी वैल्यू का क्राइटेरिया। दूसरा जो क्राइटेरिया है नल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का वो है पी वैल्यू क्राइटेरिया। ये देखिए ये जो पी वैल्यू आती है ये सॉफ्टवेयर हमको कैलकुलेट करके देता है। हमारे उस तरफ की आउटपुट जो शीट है उसमें पी वैल्यू कैलकुलेट की होगी। अल्फा जो है ये हमारा सिग्निफिकेंस लेवल जिसको हम लोग कहते हैं, जो 0.05 हम लोग लेते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपने 95% अगर लिया है तो बचा हुआ जो 5% है वही आपका सिग्निफिकेंस लेवल यानी अल्फा होता है। 5% का मतलब है उसको अगर डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो आ जाता है 0.05। तो अल्फा जनरली यहाँ पे हम लोग 0.05 या फिर 0.01, अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल 99% लिया है तो ये अल्फा 0.01 आ जाएगा। और हम लोग जितनी भी टेस्ट जनरली करते हैं वो 0.05 पे करते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95% और ये अल्फा की वैल्यू हमेशा 0.05 रहेगी। और आपको ये मालूम तो होगा ही फॉर श्योर, आप सब सीनियर फैकल्टीज हैं, तो आपको ये एक बार चेक करना है कि आपकी पी वैल्यू जो है जो सॉफ्टवेयर ने कंप्यूट करके दी है वो अल्फा से बड़ी है अगर तो वो एक्सेप्टेड नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर ने कंप्यूट किया हुआ पी वैल्यू अल्फा से यानी 0.05 से कम है तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो ये 2 क्राइटेरियाज हम लोग यूज करते हैं। कोई भी आप हाइपोथेसिस की टेस्ट देखेंगे तो ये 2 क्राइटेरिया जनरली हम लोग यूज करते हैं नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है वो जानने के लिए। हम लोग हमारी डेटा शीट पे जा रहे हैं, या हमारा एफ टेस्ट का जो आउटपुट है यह आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे ये जो एफ दिख रहा है आपको, ये है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। रेडी में?
और ये जो एफ क्रिटिकल दिख रहा है आपको, ये है हमारा क्रिटिकल वैल्यू। समझ में आ रहा है? अभी जो मैंने आपको रूल समझाए थे, मैं एक बार फिर से ओपन कर देता हूं। ये देखिए, ये रूल है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जो एफ है यहाँ पे, और क्रिटिकल वैल्यू जो है वो है एफ क्रिटिकल लिखी हुई है। आप एक बार ये दोनों वैल्यूज को चेक कर लेंगे हमारे आउटपुट में, एफ जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है और एफ क्रिटिकल जो क्रिटिकल वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि एफ स्टैटिस्टिक्स ये क्रिटिकल वैल्यू से कम है। इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हुआ है। नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, if test statistics is less than critical value then null is accepted। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारा जो आया है यहाँ पे वो है 1.22 और क्रिटिकल वैल्यू 2.35। आप देख सकते हो, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अभी एक बार पी वैल्यू से भी चेक कर लेते हैं। ये पी वैल्यू का हमारा क्राइटेरिया है। हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार कि हमारा पी वैल्यू कितना आ रहा है। यहाँ पे पी वैल्यू है 0.3, जो 0.05 से बड़ा है। यानी में अगर आपका पी वैल्यू अल्फा से 0.05 से 0.3 है, इसलिए नल इज एक्सेप्टेड। और आप एक बात ध्यान में रखेंगे, ये दोनों मेथड से आप कर सकते हो रिपोर्टिंग, और दोनों मेथड से रिजल्ट सेम आते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि पी वैल्यू मेथड से आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है और ये मेथड से रिजेक्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, दोनों मेथड से आपका रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा। यानी में अभी यहाँ पे हमने कमेंट क्या करना है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है, इंटरप्रिटेशन है नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। नल में क्या लिखा है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएंसेस ऑफ बोथ द ग्रुप्स। और ये चीज जो है ये एक्सेप्ट हो चुकी है। भले ही आंखों से दिख रहा है कि लगभग 47 का डिफरेंस है, पर ये डिफरेंस जस्ट बाय चांस आया है। एज सच दोनों वेरिएबल के वेरिएंसेस में डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, वेरिएंसेस ऑफ बोथ द ग्रुप्स आर इक्वल। क्लियर है यहां तक? चैट बॉक्स मैंने ओपन किया है, प्लीज यस नो करिए। एफ टेस्ट क्लियर है क्या? ठीक है, सभी के जवाब यस आ रहे हैं। देखिए, वेरिएंसेस की 3 टेस्ट आती है। ओके, आप नोट कर लेंगे, कॉपी अगर आपके पास है। वेरिएंसेस की 3 टेस्ट आती है। मैंने आपको एफ टेस्ट इसलिए सिखाई क्योंकि वो एमएस एक्सेल में अवेलेबल है और सिंगल क्लिक पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट भी आ रहा है। इसलिए मैंने आपको एफ टेस्ट सिखाई। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एफ टेस्ट से ही इक्वल वेरिएंसेस या अनइक्वल वेरिएंसेस हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। इसको होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस टेस्ट कहते हैं। पार्ट अपार्ट 3 टेस्ट है, जिसमें पहली एफ टेस्ट जो हमने अभी देखी है, दूसरी है लेवेनी। मैं यहाँ पे स्पेलिंग टाइप कर रहा हूं, लेवेनी। ओके, और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूं मैं। लेवेनी की टेस्ट है ये। और दूसरी टेस्ट है ब्राउन फॉर्सिथ। सो वेरिएंसेस इक्वल है कि अनइक्वल है वो चेक करने के लिए 3 टेस्ट आती है, एफ टेस्ट, लेवेनी की टेस्ट और ब्राउन फॉर्सिथ। ब्राउन फॉर्सिथ इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, पर बाकी जो सॉफ्टवेयर्स है आपके, खास करके एसपीएसएस पे मैंने बहुत काम किया हुआ है। तो एसपीएसएस जो आउटपुट देता है वेरिएंसेस के टेस्टिंग के, वो लेवेनी यूज करता है। और एक्सेल में लेवेनी की डिफॉल्ट सेटिंग जो अभी हमने सॉफ्टवेयर देखा उसमें नहीं है, पर लेवेनी होती है परफॉर्म। वो स्टेप बाय स्टेप करनी होती है, पर एफ टेस्ट एक्सेल में करना बड़ा आसान है। मैं तो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पर ये सॉफ्टवेयर सबके पास अवेलेबल है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो ऑप्शन अवेलेबल है वो आपको एक्सप्लोर करके दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा जो मुद्दा है वो टेस्ट को समझ लेना और उसको इंटरप्रिटेशन करना।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आपको जस्ट मैं याद दिला रहा हूँ कि हमने एफ टेस्ट पहले क्यों की है। तो हमको ये डिसाइड करना है कि टी टेस्ट फॉर इक्वल वेरिएंसेस करनी है कि टी टेस्ट फॉर अनइक्वल वेरिएंसेस करनी है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएंसेस आर इक्वल आया है गेड़ी में, इसलिए हम लोग जो टी टेस्ट करेंगे वो टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस की करेंगे। यहाँ तक ओके है? ये टेस्ट इसलिए करते हैं कि वो इक्वल वेरिएंसेस वाली टेस्ट करनी है कि अनइक्वल वेरिएंसेस वाली करनी है, वो डिसाइड करने के लिए सबसे पहले एफ टेस्ट करनी होती है। और ये एफ टेस्ट का आउटपुट जो है ये आप रिपोर्ट कर सकते हो आपके रिसर्च पेपर में या थीसिस में, और उसके बाद ही फिर आप टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ओके, अभी हम लोग टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे और अभी आपको मालूम है कि हम लोग टी टेस्ट एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं डेटा में जा रहा हूँ, डेटा एनालिसिस, और यहाँ पे अभी मैं टेस्ट सिलेक्ट करूंगा, टी टेस्ट टू सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस। ये आपको समझ में आ गया है कि दोनों में से मैंने ये क्यों ली है, क्योंकि एफ टेस्ट का इंटरप्रिटेशन में हमको ये पता चला है कि दोनों ग्रुप के वेरिएंसेस इक्वल हैं। मैंने यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। फिर से ये वेरिएबल 1 की रेंज मांग रहा है, तो आप वेरिएबल 1 जो है वो लेबल के साथ ले रहा हूं मैं, वो रेंज ले ली मैंने। वेरिएबल 2 की रेंज ले ली मैंने। उसके बाद हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस, ये होता है 0, क्योंकि आपका नल क्या बोल रहा है इसमें, देयर इज नो डिफरेंस, मींस देयर इज 0 डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ ग्रुप 1 एंड मीन ऑफ ग्रुप 2। तो इसलिए हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस 0 लेते हैं। लेबल हमने फर्स्ट रो में लिए हैं, इसलिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ये लेबल हमने इनपुट में लिए थे। आउटपुट रेंज ऑब्वियसली ठीक इसके बाजू में ले लेते हैं आउटपुट, एंड देन प्रेस ओके। रेंज इज मिसिंग, अच्छा आउटपुट रेंज, ये आउटपुट जनरेट हो गया है। अभी यहाँ पे हमको चाहिए पी वैल्यू चेक करनी है हमको। ओके, पी वैल्यू रेफर करके चैट बॉक्स में मैंने ओपन किया है। आप बताइए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। पी वैल्यू चेक करके मुझे बताइए नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। क्विक, वेरी गुड। शुभश्री मैडम ने बराबर जवाब दिया है, रिजेक्टेड रिजेक्टेड, वेरी गुड वेरी गुड। यू हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, आई बिलीव नाउ, very good, because p value is 0.04 which is less than 0.05, therefore null is rejected। इसका नल क्या है आपको भी मालूम है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नल। इसका नल है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ ग्रुप 1 एंड मीन ऑफ ग्रुप 2, या वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 बोल सकते हैं आप। ओके, अभी ये जो है ये रिजेक्ट हुआ है, ये पी वैल्यू से। एक बार हमारी जो दूसरी मेथड है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाले, उससे भी चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, और क्रिटिकल वैल्यू आप ये 2 टेल की देखेंगे। ये है हमारा क्रिटिकल वैल्यू, आप फिर से देखेंगे टेस्ट स्टैट 1.7 is less than critical value, therefore null is rejected। Test statistics, सॉरी हमने p वैल्यू 1 टेल के लिए क्या, p वैल्यू हमने, सॉरी ये 1 टेल के लिए हमने, हमको p वैल्यू 2 टेल की लेनी है यहाँ पे, ये वाली। ओके, p वैल्यू 2 टेल, ये 2 टेल की है, ये 0.08 आ रहा है, इसका मतलब है नल इज एक्सेप्टेड विच इज ग्रेटर देन 0.05। और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारा 1.79, मैं आपको पिक्चर से दिखा देता हूँ एक बार मैं क्या कह रहा हूँ।
ये है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यस इट इज हियर, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अभी ये जो आया है हमारा क्रिटिकल वैल्यू, ये वाली, ये आ रहा है 2.03 और ये आ रहा है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमारा 1.79। 1.79 इज लेस देन 2.03, देयरफॉर नल इज एक्सेप्टेड। दोनों मेथड से नल एक्सेप्ट हो रहा है और नल जो है वो बोल रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस। यानी क्या, ये 10 का डिफरेंस जो आंखों से दिख रहा है वो डिफरेंस जस्ट बाय चांस आया है, बट एज सच देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ ग्रुप 1 एंड मीन ऑफ ग्रुप 2। यहाँ तक ओके है? ये टेस्ट समझ में आ गई आपको? और आउटपुट में आपको ये ऐसे ही, जो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी आप लिख देंगे जब आप मुझे रिपोर्टिंग करेंगे, ये सबमिशन करेंगे असाइनमेंट का। इंटरप्रिटेशन, द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ओके, आप थोड़ा केयरफुली चेक करेंगे, टू टेल में आपको जाना है। ओके, यहाँ पे आप ऊपर नल लिख देंगे, यहाँ पे आप हाईलाइट कर देंगे सिमिलर कलर में ये टेस्ट स्टैटिस्टिक, दूसरे कलर से आप पी वैल्यू और नीचे में इंटरप्रिटेशन। ओके, सो दिस वे यू आर सपोज टू रिपोर्ट। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है मेरे ख्याल से आप सबका? नेक्स्ट टेस्ट में जाते हैं, वो है पेयर्ड टी टेस्ट। ओके, पेयर्ड टी टेस्ट का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको। इसको बिफोर आफ्टर टेस्ट भी कहते हैं। आप थोड़ा सा जॉटिंग करेंगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। टेस्ट शुरू करने से पहले वो उसका नल हाइपोथेसिस क्या है, ऑल्टरनेट क्या है, ये जान लेना जरूरी है, और करते क्यों है, कौन से सिचुएशन में करते हैं। तो आपको किसी चीज का इफेक्टिवनेस अगर निकालना है, जैसे इफ सपोज कोई एक ड्रग है या एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, वो इफेक्टिव है क्या, ये चेक करने के लिए आप जनरली जो टेस्ट करते हैं वो है आपकी पेयर्ड टी टेस्ट, किसी भी चीज का इफेक्टिवनेस निकालने के लिए। और यहाँ पे जो बेसिक प्रीमाइस है वो है प्री एंड पोस्ट। यानी में अभी हमने ये जो टी टेस्ट की थी ना, ये वाली वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, आप जैसे लाइफ साइंसेस के रिसर्च स्कॉलर से आप मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड ये तो कर ही सकते हो, और उसके साथ साथ आप आपके लाइफ साइंसेस में यहाँ पे आपका एक कंट्रोल वेरिएबल और यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, उसके लिए भी आपका कंट्रोल वेरिएबल का मीन और आपके एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल का मीन, उसके लिए भी आप ये टेस्ट जो अभी हमने देखी, टू टी टेस्ट एज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस अनइक्वल वेरिएंसेस, वो चेक कर लीजिए। पर आपको टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू मीन जिसको कहते हैं, वो टेस्ट आपके पास जब एक कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल है और वो डेटा नंबर में है, तो फिर आप ये टेस्ट कर सकते हो। यहाँ तक ओके है? उसके बाद मैं बता रहा हूँ पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट में आप बिफोर एंड आफ्टर ऐसा स्टडी करते हैं। यानी में एक ड्रग देने से पहले, इफ सपोज हमको ये चेक करना है कि एक कोई सप्लीमेंट है जो वेट गेन करने में काम में आता है, ओके, तो हम लोग ये ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले, हमारे पास इफ सपोज 50 एक पेशेंट का सैंपल है और हमने ये ड्रग देने से पहले उनका वेट ले लिया, जिसको हम कहेंगे बिफोर वेट। ओके, अभी उन्हीं रेस्पोंडेंट पे हम लोग मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसके बाद फिर हम उनका वेट लेंगे। तो हमारे पास जब डेटा बिफोर एंड आफ्टर ये सेंस में होता है, उस वक्त हम लोग पेयर्ड टी टेस्ट करते हैं। इसको पेयर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप जो है आपके पेशेंट्स का ग्रुप ये एक ही है। देयर इज वन ग्रुप ऑफ पेशेंट एंड वी आर टेकिंग ऑब्जर्वेशंस इन प्री एंड पोस्ट फॉर्म। यानी एक ही टारगेट ग्रुप पे आप 2 बार ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, यानी एक ही पेशेंट के आप 2 ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, इसलिए इसको पेयर्ड टी टेस्ट कहते हैं। यहाँ पे जैसे कीवर्ड जो है ये कब करते हैं, तो ऑब्वियसली किसी ड्रग का, किसी ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस जानने के लिए पेयर्ड टी टेस्ट की जाती है कि वो ड्रग इफेक्टिव है क्या, देने से पहले क्या सिचुएशन थी और देने के बाद उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है क्या, वो चेक करने के लिए हम लोग पेयर टी टेस्ट करते हैं। इसका नल हाइपोथेसिस का फॉर्मेट में दे रहा हूं, एक बार नोट कर लेंगे और फिर टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे। सो सिंपल। ये देखिए, ये बेसिक प्रीमाइस है। पेयर टी टेस्ट कंपेयर्स मीन ऑफ प्री टेस्टिंग
विथ मीन ऑफ पोस्ट टेस्टिंग। यानी में आपके पास पेशेंट का प्री वाला डेटा है और पोस्ट वाला यानी ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद का डेटा है। इसका नल और अल्टरनेट का फॉर्मेट जो है, नल कहता है इसका देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर मीन्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स, यानी बिफोर आफ्टर मीन में फर्क नहीं है। ये एक आम आदमी को समझेगा ऐसी भाषा में है। अदरवाइज आप थोड़ा रिसर्च पेपर वगैरह चेक करेंगे अच्छी क्वालिटी के, तो वो नल ऐसा नहीं लिखते हैं, वो बोलते हैं कि द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव। और उसका मतलब भी यही है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर मीन, यानी यानी जो आपका ड्रग था वो एडमिनिस्टर करने से पहले भी वेट उतना ही था और एडमिनिस्टर करने के बाद भी वेट इतना ही है। इसका मतलब वही है कि ड्रग इज नॉट इफेक्टिव। तो आपको जो भाषा पसंद आई है और जो आप आसानी से याद रख सकते हो वो आप यूज कर सकते हो। पर मुझे देयर इज नो डिफरेंस ये फॉर्मेट ज्यादा पसंद है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस के फॉर्मेट्स जनरली ऐसे ही होते हैं। द मेडिसिन इज नॉट इफेक्टिव आप ऐसा भी लिख सकते हो, उस पर फिर आप पेयर टी टेस्ट कर लेंगे। और ऑल्टरनेट जैसे मैंने आपको बताया, ये नल में से नो वर्ड आप निकाल देंगे तो जैसा का वैसा ही होता है। यानी क्या, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये नल का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। जैसे हमने अभी जो टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स की थी, वहां पे नल इज एक्सेप्टेड बोला है तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो जाता है। गॉट इट? अभी हम लोग पेयर्ड टी टेस्ट कर रहे हैं। डेटा शीट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है आपके पास। डेटा में जाएंगे, डेटा एनालिसिस में जाएंगे, उसके बाद हमको करनी है टी टेस्ट पेयर्ड टू सैंपल फॉर मीन्स। इस पे मैंने ओके कर दिया। ये इनपुट मांग रहा है, इनपुट के लिए आप थोड़ा सा एक होमवर्क कर लेंगे। यहाँ पे आप एवरेज निकालने की आदत लगा दीजिए, इज इक्वल टू, क्योंकि वो वेरिएबल वन जो होता है ना, जो एवरेज ज्यादा होता है वो वेरिएबल वन होना चाहिए। तो दोनों ग्रुप का एवरेज एक बार चेक कर लेते हैं। ये डेसिमल पॉइंट्स बहुत सारे आए हैं, इतने की जरूरत नहीं होती है, 2 डेसिमल तक हम लोग रिपोर्ट कर देंगे इसको। ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से कम ज्यादा डेसिमल आप कर सकते हो। इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। ओके, अभी आप देख रहे हो कि वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल वन जो इनपुट में हमको ये मांग रहा था, मैडम स्क्रीन दिसता है का कृति मैडम? सर स्क्रीन दिख रहा है लेकिन आई थिंक अटक गया है, ये तो हैंग हुआ है। हाँ, ये पॉज लिख के आ रहा है कुछ, मालूम नहीं कौन सी बटन दब गई। 1 मिनट में चेक करता हूँ। सर स्क्रीन तो विजिबल आहे. हो नाही, मी हे याच्या स्क्रीन विजिबल दिसतंय का आहे, तुम्हाला? हँग झालं बहुतेक. तो एरो मी काही टायपिंग करतो दिसतंय? ठिकाणी थांब. नाही सर, नाही. नाही सर. स्क्रीन पॉज झाल्याचं दिसतंय. सर एकदा बंद करून घ्या Excel. हो हा, आता झाला सर. मी काढलाय, पॉज काढला, तो पॉज झाला होता, माहित नाही काय कुठली बटन दबली. सर आता ओके, मी कंटिन्यू नाही करतोय. सर. सर क्लिक नाही करा सर. कुठे ठीक है, अभी हम लोग डेटा एनालिसिस में जाएंगे. मैडम आता दिसतंय सर स्क्रीन नो कदाचित? सर. नाही सर अजूनही पॉजच आहे. सर एकदा शेअरिंग किती बंद मॅडम? करून सर. हॅलो सर एकदा ना स्क्रीन बंद करा आपले एक्सेल शीट. हो, स्क्रीन दिसतंय. मी आता टेस्ट परफॉर्म करतो है. हा हो आता हो हो आता चालेल. आहे. येस. ठीक. ये टी टेस्ट पेयर्ड टू सैंपल फॉर मीन्स हमने ले लिया ये। उसके बाद वेरिएबल वन जनरली हम लोग वो लेते हैं जिसका मीन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मीन ज्यादा दिख रहा है 32, तो इसको लेबल के साथ ले लेते हैं इसको, वेरिएबल टू ये। उसके बाद हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस 0 डिफरेंस, लेबल्स हमने ले लिए हैं। आउटपुट एक बार दे देते हैं इसको, कोई एक सेल, इफ सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, एंड देन
प्रेस होके, तो ये आउटपुट जनरेट हो गया है। ओके, अभी इसमें फिर से p वैल्यू 2 टेल, इतने सारे डेसिमल की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं डेसिमल्स। ये आ रहा है 0.0464। ओके, और हमको चाहिए क्रिटिकल, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमको चाहिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसको करेंगे इसके साथ कंपेयर, और p वैल्यू को हम लोग करेंगे कंपेयर 0.05 के साथ। ओके, अभी ये देख के मुझे बताइए नल एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। चैट बॉक्स में मैंने ओपन रखा है, whether null is accepted or rejected। p वैल्यू से पता चल जाता है 0.04 is less than 0.05, therefore null is rejected। और नल में हमने यहाँ पे क्या बोला है, द मेडिसिन इज नॉट इफेक्टिव, इसका मतलब है द मेडिसिन इज इफेक्टिव, रिजेक्ट हुआ है ना ये। नल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, द मेडिसिन इज नॉट इफेक्टिव, और इंटरप्रिटेशन में आ रहा है null hypothesis is rejected। ओके, इसका मतलब है द मेडिसिन इज इफेक्टिव। ओके, नेक्स्ट टेस्ट में जाते हैं। 8 मिनट है मेरे पास, और एक टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, और एनोवा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपके साथ 5 शीट्स शेयर की हैं, और समय मुझे वो मालूम था कि टाइम नहीं मिलेगा इतना। इसमें से आप बताइए कौन सी करनी है। यूनिवेरिएट को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये इसमें फंक्शंस नहीं है, इसमें स्टेप बाय स्टेप करना होगा, पर कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको। काय स्क्वायर को भी टाइम लगता है, डायरेक्ट फंक्शन नहीं है उसमें। एनोवा हो सकता है 5 मिनट में हो जाएगा। एनोवा एनोवा करूँ मैं? यस यस। ठीक। एनोवा 2 प्रकार का होता है, 1 वे और 2 वे। पहले मैं थ्योरी समझा देता हूँ आपको एनोवा की, और फिर एनोवा के फंक्शंस तो है इसमें आपके एमएस एक्सेल में। सिंगल क्लिक पे आउटपुट आ जाएगा, जैसे अभी हमने जो टेस्ट किए हैं उसके जैसे आउटपुट्स आए, सिंगल क्लिक में एनोवा का भी आउटपुट आ जाएगा। पहले मैं 1-2 मिनट में आपको थ्योरी समझा देता हूँ। दिस इज टेस्टिंग 1 पे एनोवा। वेल, मैं ओके, हम लोग एनोवा के बारे में बात कर रहे हैं, और आपको भी मालूम है कि लाइफ साइंसेस में तो ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड टेस्ट है। एनोवा का लॉन्ग फॉर्म है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देखिए, मैं अपनी भाषा में पहले समझा देता हूँ। अभी जो हमने 3 प्रकार की टेस्ट देखी है, सबसे पहले हमने एफ टेस्ट देखी, और उसके बाद फिर टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग 2 मीन्स देखी, एज्यूमिंग इक्वल एंड अनइक्वल वेरिएंसेस, और उसके बाद फिर हमने पेयर्ड टी टेस्ट देखी। तो वो जो टेस्ट थी अभी तक जो हमने की, एफ टेस्ट हो या फिर टी टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट, और वो टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग 2 मीन्स, ये टेस्ट को हम लोग बाइवेरिएट की टेस्ट कहते हैं। बाय का मतलब है 2, और हमने टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग 2 मीन्स में क्या किया, हमारे पास 2 ग्रुप्स थे, मेल फीमेल, और उनके जो वेरिएबल्स थे उसके मीन को हमने कंपेयर किया। तो जब आपको 2 ग्रुप के मीन कंपेयर करने हैं तो हम लोग बाइवेरिएट यानी टी टेस्ट करते हैं। उसमें जेड टेस्ट के भी ऑप्शन है, पर जनरली यूज नहीं होती है वो। आपके पास अगर 2 से ज्यादा ग्रुप है, तो फिर आप, इफ सपोज आपके पास 3, 4, 5 ग्रुप्स है, तो फिर आप जो टेस्ट करते हो वो होती है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मैं जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने जो टी टेस्ट की थी, टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग 2 मीन्स, उसमें मैंने जैसे आपको लाइफ साइंसेस में जो आप करते हैं कि एक कंट्रोल वेरिएबल और एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, उसको अगर कंपेयर करना है आपके, उसको यानी कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल के 2 ग्रुप के मीन्स को अगर कंपेयर करना है, तो हम लोग टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग 2 मीन्स करते हैं। और हो सकता है कि आपके पास कंट्रोल 1 है और आपके एक्सपेरिमेंटल 2 है,
गेटिंग में? तो यहाँ पे तो टोटल 3 ग्रुप्स हो गए अभी आपके पास। तो उस वक्त अगर आपको ये तीनों ग्रुप के मीन को अगर कंपेयर करना है तो उस वक्त हम लोग ये टेस्ट करते हैं वन वे एनोवा। टाइम कम है इसलिए मैं वन वे की ही बात कर रहा हूँ। इसमें फिर एनोवा के वर्जन्स आते हैं बहुत सारे। इसमें टू वे एनोवा है, फिर मैनोवा जिसको मल्टीवेरिएट एनोवा कहते हैं, फिर कॉन्कोवा आता है। तो एनोवा बहुत बड़ा है वैसे, और ये मल्टीवेरिएट में जाता है, यानी जहाँ पे 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं। तो जो अभी हमारे पास 4-5 मिनट है उसमें जो सबको समझ में आ जाएगा, वन वे एनोवा यानी क्या, आपके पास 3 ग्रुप्स है और 3 ग्रुप का मीन अगर कंपेयर करना है तो वो कैसे करते हैं वो जानने की कोशिश होगी। तो एज यूजुअल मैंने थ्योरी बता दी है आपको कि यूज कब करते हैं। 2 से ज्यादा ग्रुप का मीन कंपेयर करने के लिए एनोवा यूज करते हैं। अभी बात करते हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की। इसका नल में हम लोग बोलेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स। आप नाम डाल सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, मीन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल 1, मीन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल 2। उसके आप जो भी लेबलिंग है वो आप कर सकते हैं। यानी क्या, इन जनरल नल का जो फॉर्मेट है, नल हाइपोथेसिस का एनोवा, वन वे एनोवा के लिए जो फॉर्मेट है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स। और ऑल्टरनेट में हम लोग ये बोलते हैं कि एटलीस्ट वन ग्रुप मीन इज डिफरेंट। यानी क्या, कोई एक ऐसा मीन है, 3 में से 3 ग्रुप अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो कोई एक ग्रुप का मीन ऐसा है कि जो बाकी 2 मीन के साथ मैच नहीं हो रहा है, ये आपका ऑल्टरनेट है। और वो फिर कौन सा मीन अलग है वो जानने के लिए हम लोग जाते हैं पोस्ट हॉप पे। पर फॉर द टाइम भी मैं एनोवा आपको, वन वे एनोवा आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, और एमएस एक्सेल में ये बड़े आसानी से हो जाता है। चलिए वन वे एनोवा करते हैं फिर। आपकी असाइनमेंट का ही फोल्डर में हूँ मैं, और डेटा शीट नंबर 5 इसमें जा रहा हूँ मैं। आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी लेबलिंग करके रखा है यहाँ पे, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। आप इसको अपनी भाषा में कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने लैब में जो ऑपरेशंस आपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं उसके जॉटिंग्स आपके पास है। और आप फिर से एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों ग्रुप का आपने यहाँ पे सैंपल साइज अलग रखा है। इसमें फिर से 2 फ्लेवर्स आते हैं, विथ इक्वल सैंपल साइजेस एंड विथ अनइक्वल सैंपल साइजेस। तो यहाँ पे तीनों ग्रुप के सैंपल साइजेस अलग अलग है। तो मैं आपको इस पे टेस्ट परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। इसका नल हम लोग लिख लेते हैं पहले। देयर इज नो सिग्निफिकेंट difference between means of all the groups। और अभी हम लोग यही चेक कर रहे हैं कि ये तीनों ग्रुप का मीन सेम है या अनइक्वल है। ऑब्वियसली हम लोग डेटा में जाएंगे, डेटा एनालिसिस, और यहाँ पे जो ऊपर का फंक्शन है एनोवा सिंगल फैक्टर, एनोवा सिंगल फैक्टर यानी इसको वन वे एनोवा हम लोग कहते हैं। इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इनपुट रेंज आपको ये पूरी देनी है, ये पूरी एक साथ, ओके, विथ लेबल्स। लेबल लिए हैं हमने। आउटपुट ले लेंगे, आउटपुट यहाँ पे ले लेते हैं एंड देन प्रेस ओके। ये देखिए सिंगल क्लिक पे आउटपुट जनरेट हो गया है। अभी ये है समरी टेबल, एनोवा समरी टेबल। आप भी जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा आपने, आप याद करिए हम लोग मैन्युअली ये समरी टेबल बनाते थे एनोवा का। और सॉफ्टवेयर देखो ना, सिंगल क्लिक पे ये सब हमको जनरेट करके देता है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार ये मैन्युअली किया था, आधा दिन गया था इसमें तो ये सब समरी टेबल बनाने में। पार्ट अपार्ट हम लोग इंटरेस्टेड है ये वाले टेबल में। ये देखिए ये पी वैल्यू है, ओके। पी वैल्यू 0.03 आ रही है। ये इसका मतलब है, आप बताएंगे नल एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है? नल इज रिजेक्टेड, क्योंकि ये जो है 0.05 से कम है। आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाला जो मेथड है, ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, और ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। फिर से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपका, हाँ यस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर बड़ा है, इसलिए नल इज रिजेक्टेड अगेन। नल में हमने क्या बोला है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल द ग्रुप, मीन्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स। यानी क्या, ये मीन कहाँ है हमारे? ये मीन है,
ये देखिए ग्रुप 1 का एवरेज आ रहा है 19, ग्रुप 2 का एवरेज 19 आ रहा है और ग्रुप 3 का एवरेज 18 आ रहा है। तो अपेरेंटली आंखों से तो ये लग रहा है कि ये दोनों ग्रुप का एवरेज लगभग सेम है, ये तीसरा अलग है। ये तो आंखों से दिख रहा है, पर सही में हमारा नल रिजेक्ट हुआ है, इसका मतलब है ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हुआ है, और ऑल्टरनेट में हमने बोला है एटलीस्ट वन ग्रुप मीन इज डिफरेंट। तो वो कौन से ग्रुप का मीन अलग है और बाकी कौन से ग्रुप्स के मीन सेम है, ये जानने के लिए हम लोगों को यहाँ से आगे पोस्ट हॉक टेस्टिंग करना होता है, और पोस्ट हॉक टेस्टिंग हमको ये बता देता है कि कौन से ग्रुप का एवरेज जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है और बाकी ग्रुप के सेम है। तो ऑलरेडी मेरा टाइम हो चुका है, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक ऑन योर क्वेरीज इफ देयर आर एनी। असाइनमेंट के फॉर्म में मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे कि आज हमने जो टेस्ट की है, देखिए मैं आपकी असाइनमेंट का फोल्डर जो मैंने आपको 5 शीट्स दी है, ऑब्वियसली हमने 5 कर नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ टाइम। तो इसमें से आपको नंबर 1 जो हमने किया हुआ है ये करना है। यूनिवेरिएट टेस्ट जो हमने नहीं की है नंबर 2 की, तो ऑब्वियसली इसको आपको नहीं करना है। बाइवेरिएट टेस्ट हमने सभी की हुई है, ये आपको करना है। और काई स्क्वायर टेस्ट हम लोग टाइम कम था इसकी वजह से कर नहीं पाए, तो आपको ये नहीं करनी है। तो आपको असाइनमेंट ये 3 शीट का ही सबमिट करना है, 1, 3 एंड 5 ऑड नंबर की जो शीट्स है उसके असाइनमेंट्स आपको परफॉर्म करने हैं और वही आपको सबमिट करने हैं, बाकी 2 नहीं करना है। इसके ऊपर अगर कुछ क्वेरीज होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर एक्सेल शीट ओपन करा आणि तिथे ना एक मेल आयडी टाईप करा, त्या मेल आयडीवर त्यांना असाइनमेंट्स पाठवायचे. ओके HRDC नागपूर 2020 HRDC नागपूर 2020 @gmail.com. थोड़ा मैक्सिमाइज करो. हो Friends, you have to submit your assignment on this mail ID HRDC नागपुर 2020 @gmail. एक फोल्डर में ही आप वो तीनों फाइल्स बनाइए और एक फोल्डर को आपका नाम देके फिर वो मेल करिए. और आज के आज ही नहीं करना है, कल तक का टाइम मैं दे रही हूँ. कल मॉर्निंग तक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करने हैं. ओके. If anybody is having any query, you can discuss with the sir. कुछ हेलो क्वेश्चन है आपके? हाँ सर. हॅलो हा हाँ, सर. नमस्कार सर मी थोडा उशिरा आलो तो सुरुवातीचा जो सांगितलं ना तुम्ही की हे फाईल मध्ये जाऊन डाटा अनालिसिस हा टूल्स ओपन करायचा आहे डाउनलोड तो मला समजलेला नाही थोडा बरं स्टार्टिंगचा भाग कसा डाउनलोड करायचा मला सांगा. सर मी बरं व्हिडिओ आता शेअर तुम्हाला करेल याचा, तर त्याच्यावरनं तुम्ही करू शकाल का? मी आता इथे समजावून सांगून देतो. स्क्रीन दिसतंय सर तुम्हाला? हो हो सर सर स्क्रीन दिसतंय? हां. इथे हे फाईल दिसतंय तुम्हाला? हो लेफ्ट कॉर्नर इथे मी माझा फाईल माझा एक्सेल सर एक्सेल 7 आहे त्याच्यामध्ये फाईल नाही माझ्या याच्यामध्ये दिसत. बरं मी एक्सेलचंही सांगून देतो तुम्हाला. हं. 2007 ना, ते सांगून देतो मी तुम्हाला. या स्टेप्स नोट करून घ्या सर. या 2007 चा आहे. फरक फक्त एवढाच आहे. हा आयकॉन दिसतोय तुम्हाला इथे? हा असेल तुमच्या पीसीवर हो किंवा सर. लॅपटॉप. हां. बरोबर, बरोबर सर. हां, हो. तिथे क्लिक करायचं. याच्यावर क्लिक हां, केलं हां. की खालती एक्सेल ऑप्शन येतं. एक्सेल. ठीक आहे. एक्सेल ऑप्शन मध्ये क्लिक केलं की ही एक विंडो ओपन होते. ठीक आहे. याच्यावर ऍड इन्स वर क्लिक करायचं. ॲड इन. हां. नंतर हे अनालिसिस टूल पॅक वर सिंगल क्लिक, ते ब्लू रंगाचं होईल. त्यानंतर खालती जायचं इथे गो वर. गो. हं. तर ही विंडो ओपन होईल. याच्यावर क्लिक करा आणि ओके प्रेस करा. हं. झालं असेल तर सर ते इन्स्टॉल आता एकदा चेक करून घ्या. और किसी को कुछ क्वेश्चन है?
इसमें सर सर ये साथ में जो टूल पैक वीवी दिख रहा था व्हाट वाज दैट एक्चुअली टूल पैक, VBA उसी में हाँ हाँ ऑप्शन के नीचे ही था। हाँ हाँ, वो भी एड इन फीचर है। VBA का मतलब है वो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग है वो एक्चुअली। ओके तो उसकी जरूरत नहीं ना। नहीं नहीं, हम लोगों को उसकी वो ओनली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऑलराइट हमको सिर्फ वो डेटा एनालिसिस से हो जाता है। वो स्टैटिस्टिकल पैकेज है डेटा एनालिसिस। ओके VBA जो है वो प्रोग्रामिंग का विजुअल बेसिक का है। ओके थैंक्स। और किसी को कुछ क्वेरी? ते करून बघतील सर. ठीक आहे ना. सर तुमचा नंबर शेअर केलाय ना तुम्ही यांच्यासोबत, त्यांना जर काही डिफिकल्टी अं, आली तर ते विचार. एक मिनट मी लिहून देतो. हां, यहाँ पे मैं नंबर टाइप, कारण की त्यांना करताना थोडा येऊ शकतो प्रॉब्लेम. ठीक, मैं मेरा नंबर टाइप कर रहा हूँ. Friends, kindly note the phone number of आशीष सर. अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है असाइनमेंट के वक्त, आप सर से बात कर सकते हो. आपने वीडियो अभी शेयर करूंगी तो एक एक स्टेप वीडियो में देख के साइमल्टेनियसली कर सकते हो. ओके सर, थांबायचं इथे. हो, ठीक आहे. यांना काही डाउट्स असतील तर आपण घेऊ शकतो, अदरवाइज अच्छा. आपण थांबू. कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? नहीं है सर, आई थिंक. ठीक, Okay. ठीक Sir, आहे. thank you so Okay. much for wonderful demonstration in detail. And मैम sir, एक कमेंट करना था मैम. हाँ सर बोलिए. हेलो, शांतिकांत हाँ. चैटर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल. हाँ जी सर हाँ. बोलिए. सर का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा. हाँ. सर के सेशन से पहले बायोस्टैटिस्टिक्स हमें इतना आसान कभी नहीं लगा, अरे वाह. लेकिन सर के सेशन के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं बायोस्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है हमसे. गुड. तो अगर आपके प्रोग्राम में पॉसिबल हो सर का और एक क्लास तो बहुत बढ़िया हाँ रहेगा. सर, एक्चुअली कल सर के कुछ सेशंस प्लान किए थे, बट कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी टाइम टेबल में, तो नेक्स्ट वीक में अपन सर का और एक सेशन रखेंगे. अच्छा, थैंक यू मैडम. यस, आई एम प्लानिंग फॉर दैट. बिल्कुल, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर. ये चीजें सर उसी तरीके से परोसी गई है सर. अगर आप बुक्स में पढ़ने जाएंगे ना, जो मैंने आज 1.5 घंटे में पढ़ाया सर, 1.5 साल में भी ये चीजें समझ में नहीं आती है सर, अगर आप बुक पढ़ेंगे. बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगा कि इतना आसान कभी नहीं लगा बायोस्टैटिस्टिक्स से पहले. नहीं, ये बहुत आसान sir, है सर, true. पर वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है इतने सिंपल वर्ड्स में सर. यस सर ट्रू. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक लेक्चर अपने स्टूडेंट्स का ले लूं तो फिर मेरा खुद का भी और क्लियर हो जाएगा. नहीं, ये चीजें बहुत आसान है मैडम. और रियली नहीं चैटर्जी मैम, ये Yes, sir. सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं. देखिए ना कितना आसान सा True, true. सॉफ्टवेयर है, और कितना फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कितना इजी है ना. क्या किया मैंने यहाँ पे, पर यस लग रहा सर, है ना आपके कि बोलने ऐसे के आज साथ 1.5 साथ घंटे मैंने में कितना डाउनलोड कुछ पढ़ लिया. हाँ बिल्कुल. और ये ना अपने बस वाली बातें लगने लग जाती है. अगर ये भाषा में बातें आई ना, ये तो ये है वैसे कॉम्प्लिकेटेड, पर वो बहुत आसान है. वैसे सिर्फ समझाने वाला चाहिए. देखिए मैडम, मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली, और मेरे जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको मैं हमेशा एक कैप्शन बोलता हूँ कि इफ यू डोंट लाइक स्टैटिस्टिक्स, डोंट चेंज योर सब्जेक्ट, चेंज योर टीचर. ट्रू. वेरी ट्रू. हम लोग भी बेसिक बायोस्टैट्स पढ़ाते हैं बट ये सारे टेस्ट सच में कराने में थोड़ा सा खुद भी डरते हैं. नहीं बहुत आसान. ब्लाइंडली कर जाते हैं बट इसके पीछे के रीजंस बहुत सुना है हमने, मिस किए. So the main part is Thanks a lot, interpretation. Interpretation is important. एग्जैक्टली. इसमें प्रीति मैडम एक लाइन ऐड करना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए. Yes. sir. देखिए, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में 2 चीजें आती है. एक होता है नॉलेज और दूसरा होता है स्किल. नॉलेज का मतलब है कि
आपको अगर हाइपोथेसिस की डेफिनेशन मालूम है कि हाइपोथेसिस इज एन assumption which needs to be tested empirically, ये हो गया नॉलेज। और हाइपोथेसिस नल कैसे बनाते हैं, फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, उसको टेस्ट कैसे लगाते हैं, ये बात होती है स्किल वाली। और हमको आज तक जो मिला है वो सिर्फ नॉलेज मिला नॉलेज है, क्योंकि हमने एग्जाम में कभी टेस्ट परफॉर्म नहीं किए। हमने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन लिखी है, हमने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस लिखा है, पर करते वक्त वहां पे तो देखना भी नहीं है ना। मुझे बताइए, आज हमने ये जो टेस्ट की, इसमें हाइपोथेसिस की डेफिनेशन अगर आपको नहीं मालूम तो कुछ बिगड़ रहा है क्या? नथिंग। आपका टेस्ट, कौन सी टेस्ट कहाँ पे लगती है, उसका नल हाइपोथेसिस का फॉर्मेट क्या होता है, उसका आउटपुट जनरेट कैसे करते हैं और इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये अगर आपको मालूम है तो आप बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। आपको डेफिनेशन नहीं आती है, आई विल नेवर माइंड। वेरी ट्रू सर। So with तो रुक जाते हैं आज के लिए फिर। yes sir, yes sir. With this note, I once again thank you sir. And in next week we will plan for some more lectures sir. One more lecture. श्योर मैम, श्योर, इट विल बी माय प्लेजर। Thank you so much sir. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। पार्टिसिपेंट्स आपके लिए थोड़े इंस्ट्रक्शंस है। आई एम ऑडिबल? आवाज येतोय माझा? यस मैडम। ओके। कल अपना एक ही लाइव सेशन रहेगा फिलहाल। मॉर्निंग का जो सेशन है 10:30 बजे का, वो हिरवड़े मैडम का सेशन रहेगा पीबीएस और एपीआई पे, क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स की क्वेरीज थी मुझे। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस के साथ पहले से प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि आपकी बैच जो है ना वो थोड़ी हेट्रोजिनस बैच इसलिए है क्योंकि कुछ न्यू एंट्रेंट भी है और कुछ सीनियर फैकल्टीज भी है। तो आपके हर एक के इंडिविजुअल कुछ डाउट्स होंगे प्रमोशंस के, कैश के बारे में, तो वो क्वेश्चंस के लिए आप पहले से रेडी रहिएगा। मैडम कंपैरेटिव पढ़ाने वाले हैं, मतलब बताने वाले हैं कि प्रीवियस रेगुलेशन क्या था, उसमें नए अमेंडमेंट्स क्या हुए, और अभी जो करंटली जो पीबीएस चल रहा है उसके बारे में मैडम आपको गाइड करेंगे। तो अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेरीज उसमें है तो आप पहले से ही उसको नोट डाउन करके रखिए। जिस स्टेज का भी आपका प्रमोशन है, आपको कुछ डिफिकल्टी होगी, फॉर्म कैसे भरना है, तो वो सारे क्वेश्चंस आप पहले से रेडी रखिएगा। मैंने एक ही सेशन इसलिए रखा है क्योंकि मैडम का सेशन थोड़ा एक्सटेंड होता है, क्योंकि क्वेरीज बहुत होती है। तो उसके बाद मैंने और कोई 12:30 का लेक्चर नहीं फिलहाल प्लान किया है। तो इज इट ओके फॉर यू? यस मैम। यस मैडम। ओके। तो कल का सेशन अपन पीबीएस और एपीआई के लिए रखेंगे, और आफ्टरनून में वैसे अपने जो रिकॉर्डेड पीपीटीज वाला है आईसीटी का वो वैसे ही रहेगा। सिर्फ लाइव सेशन ऑन पेपर मैं एक ही रख रही हूँ। अगर डिस्कशन करते करते वो थोड़ा 2 घंटा हो जाता है तो अपने पास थोड़ा बफर टाइम रहेगा, इसलिए मैंने उसके बाजू में कोई दूसरा लेक्चर नहीं प्लान किया है। फाइन। तो अभी आप ब्रेक ले लीजिए, असाइनमेंट सॉल्व Okay, ma'am. करने की कोशिश करिए। Ma'am, हाँ, could you yes. please repeat in Tamil, English, ma'am, please? Okay, ma'am, tomorrow we will be having only one live session, that is from Okay. 10:30 to 12 o'clock on the topic PBAS and API Okay. related to your CAS promotion guidelines, because Okay, there are ma'am. number of queries and confusions due to Yes. number of amendments in that regulation. Yes, So ma'am. that Yes. lecture will be delivered by Dr. Mangala Hirwade madam, routine अपने Okay. यहाँ पे resource person है वो, and she is a very nice person to explain everything. Okay, ma'am. Okay. Please prepare with your questions and queries if you have any regarding your promotions and cash placements and how to fill up the forms and score everything. So that much part I had explained in previous part. So tomorrow we will be having only one session, live session, that is from 10:30 to 12 o'clock, and then 12 o'clock. recorded PPTs will be there. Okay, ma'am. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. So now we will end with our session. You do your assignments you can submit till tomorrow also. So take your time to complete your assignments. If you face any difficulties, please call Ashish sir for Excel part or biostatistic part. Ma'am, could you please share the Ashish sir video Yes, live yes. session? जैसे ही ये हाँ. मीटिंग खत्म होती है, I'll save that recording and I'll share with you everyone. In WhatsApp group, ma'am? Yeah, in WhatsApp group. Okay. Thank you. Have a good day. See you tomorrow at Ma'am, 10:30. hello Yes, ma'am. yes sir. सर आईसीटी रिलेटेड कुछ क्वेरीज थे।
सॉरी मैंने जब आईसीटी रिलेटेड कल हाँ। जब वो वेबसाइट क्रिएट करने गए हाँ तो जी आपने सर। जैसे बताया था कि जो पेज पहले रखना था उसको लास्ट क्रिएट करना है, हाँ तुम वैसे ही कर रहे थे। तो पहले 2 पेजेस तो उस सीक्वेंस से आ गए कि पहले Okay. मैंने गैलरी बनाया तो गैलरी लास्ट में चले गए, सेकंड में Yes. उसको बनाया वो लास्ट में, लेकिन Yes. उसके बाद का सीक्वेंस जो रहा वो हैप्पीज़ेड होता रहा। Okay. Sir, go to manage site and there is page layout. In that page layout, you can shuffle the sequence of the pages. ओके, Okay. You do it. If not, you can call me. I'll let you. और एक क्वेरी था मैडम, Yes, वो sir. जो क्विज हम बना रहे थे, अगर Quiz. उसमें हम हाँ Google Form उसमें वाला अगर आज का assignment. यस मैम, Yes. हाँ. उसमें अगर हम टाइम लिमिट देना चाहेंगे तो वो कैसे दे सकते हैं? Yes, that option is also there. I'll show you, sir. Okay. I'll take out the screenshot of those steps and I'll send on the WhatsApp group. ओके, For per question timing, नो टोटल total. टेस्ट टाइम, Yes, yes, total time is there. Yes, I'll share. ओके। Okay. Any queries? मैम जो असाइनमेंट्स अभी सर के वाले हैं ना अपने अपलोड Yes. के 5 असाइनमेंट्स हाँ. उसमें से ओनली 3 असाइनमेंट्स हमको करने हाँ हाँ हैं। सर ने जितने पढ़े हैं ना मैंने पैकेज या फाइल शेयर की है। हाँ इट विल बी बेटर अगर आप बाकी डिलीट कर दे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती ओके ओके फाइन। सर ने आई थोड़ा थिंक फर्स्ट सेकंड सॉरी आई नो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ में बाकी के 2 डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, आप Yes, उतना ही ma'am. करिए जितना Thank you. सर ने पढ़ाया हाँ, है। या नहीं? थैंक यू, ओके बाय बाय। ओके बाय बाय।